नहीं खुल रहा, पता नहीं, अब तो खैर वक्त नहीं है, मैं क्या बोलूं। नमस्कार। आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच के तत्वाधान में लाइव पटल पर आपका स्वागत अभिनंदन है। जनाब राज नवाबी साहब जो फाउंडर हैं गजल गुरु के और मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग, मिर्जा गालिब। तो मैं और हमारे संस्था के संरक्षक महोदय आदरणीय राकेश शम्स जी एटा से आपका स्वागत अभिनंदन है। आज का विषय गजल लेखन शौक या साधना, इस पर एक परिचर्चा होनी है जिसका मेन डिस्कशन या निष्कर्ष दोनों ही हमारे राज साहब देंगे। और मैं आपको इस पटल पर उपस्थित करती हूँ। तब तक मैं बाहर शेयर करके 2 मिनट के अंदर अंदर आ रही हूँ। बाहर मुझे शेयर करना पड़ेगा वॉल पे। और तब तक आप लोग चर्चा कीजिए, मैं आती हूँ। जी जरूर जरूर। मैं यहाँ चाहता हूँ कि राज नवाबी साहब, आपका पटल पर स्वागत वंदन और अभिनंदन है। जी जी, बहुत आप गजल के बारे में जो आज का विषय है इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार रखें और आप जिस संस्था से काम कर रहे हैं अपनी संस्था के बारे में अपने परिचय देते हुए और जरा अवगत कराएंगे ताकि हमारे श्रोताओं को मालूम पड़े कि गजल वास्तव में है क्या। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राकेश शम्स साहब, आप एटा से हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। कनक जी से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, कई सालों से, लेकिन आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। और दोस्तों, इस आदित्य साधना मंच के माध्यम से इस संस्था से जुड़े सभी लोगों से आज मैं मुखातिब हूँ। और मैं कनक लता जी का और राकेश शम्स साहब का, दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में उन्होंने मौका दिया है। और आज का जो विषय है वो गजल शौक या साधना है ना, गजल लेखन की जो विधा है, जी जी, हम उस पर बातें करेंगे। और इस पे ऐसा नहीं है, जैसा कनक जी ने कहा, उन्होंने खैर मुझे सम्मान देते हुए ऐसा कहा, लेकिन हम निष्कर्ष निकालना तो हर आदमी के लिए है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति बैठ के कहीं निष्कर्ष निकालेगा। इस पे हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे और अगर संभव हो तो किसी एक को तो मुखिया तो बनाया ही जाता है, तो उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। जी जी, मैं आपके इस सम्मान का आदर करता हूं, लेकिन हमारे अगर श्रोता लोग अगर अपने कमेंट्स भेजते हैं तो जो भी दर्शक हैं, श्रोता है, विशेष महत्व तो उनका भी है। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक हमारी एक संस्था है मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग, जिसे हिंदी में हमने नाम दिया है मिर्जा गालिब गजल शिक्षण संस्थान, और उर्दू में हम मिर्जा गालिब इदारा दरसे गजल कहते हैं। तो मैं बहुत बचपन से, वैसे तो मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मेरा असली नाम मनोज कुमार सिन्हा है ना, कास्ट फैमिली में हुआ लेकिन मैं बहुत बचपन से अकारण, मतलब मुझे मालूम नहीं क्यों, मैं मिर्जा गालिब से बहुत मोहब्बत करता था। जी जी जी। इस उर्दू मैंने सीख ली खुद के प्रयासों से, है ना। फिर जी जी सालों में नौकरी में रहा, इधर पिछले 4-5 साल से बहुत एक्टिव हूँ। 2017 में मैंने ये संस्था बनाई, मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग। क्या नाम क्या आपने बताया अपना? मनोज कुमार सिन्हा मेरा नाम है वैसे। मनोज कुमार सिन्हा जी जी जी, हाँ तो और तो ये है, आप तो खुद एटा से हैं, और एटा से मैं ऐसे जुड़ा हूँ वहाँ, मतलब फर्रुखाबाद एक जगह, मेरा ख्याल एटा के बगल में ही है शायद, है ना, पास में है, पता नहीं कितनी। फर्रुखाबाद का शमशाबाद जो कस्बा है वो मेरा पैतृक स्थान है, और मुझे राकेश सक्सेना कहते हैं। मैंने वहीं से लगाया है। फर्रुखाबाद मेरे पैतृक स्थान का जनपद है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फर्रुखाबाद से इसलिए मैं जुड़ा हूँ, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से, कि मैं हमारे आदि गुरु साहब जो
रामचंद्र जी महाराज वहीं से हैं, उनकी बहुत जी बड़ी जी वहां पे समाधि भी है, और वो भी जी सक्सेना फैमिली से थे। जी और उनके शिष्य भी, उनका भी नाम रामचंद्र था, वो भी सक्सेना फैमिली से थे, लेकिन वो शाहजहांपुर से थे। जी तो अभी तो विश्व का एक बहुत बड़ा मिशन है श्री रामचंद्र मिशन, जिसको हार्टफुलनेस के नाम से जानते हैं। जी जी तो खैर, जब बेटा का नाम आया तो एक अंदर से धड़कन सी हो गई हमारे अंदर, क्योंकि जी जी रूहानियत बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, एक जज्बाती रिश्ता है बहुत। जी तो ये, और हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं, गजल गुरु प्रोग्राम एक्चुअली। जी गजल गुरु प्रोग्राम मतलब वो है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि गजल का गुरु कोई यहाँ बैठा है। हम ये कोशिश करते हैं कि हर आदमी के अंदर जो उसका गजल गुरु है उसको जागृत किया जाए, है जी ना। द बेसिक बिलीफ इज दैट कि जो हमारा गुरु है वो हमारे अंदर है ना। आज का जी जमाना उस्ताद और गुरु का तो रहा नहीं, बहुत मुश्किल है ना। भाग दौड़ की दुनिया हो गई है, सोशल मीडिया की दुनिया हो गई है। आज ना तो वैसे उस्ताद रहे जिनके चरणों में बैठ के हम सीख सकते हैं, ना सीखने वालों को वो जज्बा रहा कि उनके चरण पकड़ के सीखे, है ना। अब सभी का गुरु इतना गूगल है साहब। गूगल हो गया है, लेकिन गूगल में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन उसको सीखना तो पड़ेगा अभ्यास के माध्यम से, बेशक बेशक हुनर जो है बेशक बेशक ना। तो बिल्कुल। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, है ना। जी नॉलेज तो मिल जाता है, बट स्किल जी आपको अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से ही मिलेगा, और उसके लिए बेशक दूसरे बेशक लोग मार्गदर्शक हैं, है ना। बिल्कुल। तो यही हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी मैं अब जब तक नहीं थी कनक जी यहाँ पे, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी संस्था की मैंने चर्चा, वो अपना वो परिचय दिया है। और आप अगर कुछ और इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो मैं वापस माइक इनको देता हूँ, है ना, जी कनक जी को। स्वागत है सर। मैं इस संस्था के जो मेन फाउंडर हैं उनके बारे में कहना चाहूंगी। अभय सिंह, अभय अलीगढ़ से, अच्छा अच्छा, जिनको मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर वो चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। और हमारी अंशु विनोद गुप्ता जी, कई लोग जुड़ भी चुके हैं। अंशु विनोद गुप्ता जी आपका स्वागत कर रही हैं, अभय जी आपका स्वागत हमारी कर रहे हैं। पटल अंशु गुप्ता डॉक्टर, विनोद जी जो हैं वो हमारे पटल की संरक्षिका हैं, क्या और बात है, क्या बहुत हमारी अच्छी बहुत हमारी अच्छी संस्था की शायरा हैं, बहुत संरक्षिका अच्छी लेखिका हैं। डॉक्टर लेवेश राठौर नमस्कार कर रहे हैं। अंशु विनोद गुप्ता जी लिख रही हैं कि सीखना कौन चाहता है, पक्की पकाई खीर चाहिए। तो दी, देखिए और सुनिए और बताइए। तो मैं आपसे यही आज के इस परिचर्चा में, हमारे अनिल जी, जो वो भी गजल गुरु के ही निर्देशक हैं, और साथ में प्रिंस जैन साहब हैं जो किन्हीं कारणों से थोड़ा लेट हो रहे हैं। तो ये लोग जैसे जुड़ते जाएंगे हम उन्हें जोड़ते जाएंगे, और आज का आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं और अपने प्रश्नों पे उतरते हैं, क्योंकि समय तो हम वैसे भी ज्यादा खो चुके हैं। बाबू जी अली जी। अबर दिल्ली से जुड़ चुके हैं, वो भी आपको नमस्कार कह रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न हाँ है इस गजल के बारे में ही, कि लोग, खासकर जो युवा वर्ग है, वो गजल शायरी की ओर क्यों आकृष्ट हो रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, क्यों आकृष्ट हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं, है ना, कि हर कोई, मतलब हम, कोई बच्चा जब जवानी की दहलीज पे वो कदम रखता है तो उस समय से वो शायरी करने लगता है। और हर उम्र के लोग शायरी से जुड़े हैं ना, उम्र का भी कुछ लेना देना नहीं है। शकुंतला जी भी आ गई हैं, शकुंतला सारूपरिया जी भी। तो ये है कि स्वागत है। वाकई में बहुत ही मकबूल और बहुत ही मशहूर सिन्फ़े शायरी है ये। सवाल है कि क्यों है एक्चुअली। तो सबसे बड़ी बात है कि 2 मिसरों में, 2 पंक्तियों में किसी बात को कह देना, है ना? ये अपने आप में एक ऐसी बड़ी चीज़ है। आजकल देखिए हर चीज़ बहुत शॉर्ट एंड हो गई है। क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं तो पहले 5 दिनों का वो क्रिकेट चलता था, टेस्ट मैच, है ना? फिर बाद में वनडे का आया, उसके बाद 20-20 आ गया, और शायद अब 10-10 भी आ जाएगा, पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बेशक वही बात है। शॉर्टर वर्जन्स आएंगे। तो पोइट्री में भी क्या है कि अब जैसे कविताओं को पढ़ने के लिए आज भी हम देखते हैं जो फेसबुक पे लंबे लंबे पोस्ट आते हैं, अ, हम देखते हैं जनरली लोग नहीं पढ़ पाते हैं ना, कि बहुत लंबा 3-4 पेजेस का पोस्ट दे दिया तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर किसी ने बहुत लंबी कविता लिख दी तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो जो ये
गजलिया जो शायरी है, जो इसकी विधा है ना, जिसका एक इतिहास है और किस तरह से वो हिंदुस्तान ये विधा आई और हिंदुस्तान में इसने जो हुस्न पाया है वो बेमिसाल है ना। आई तो वो, इसका भ्रूण तो अरब से आया और इसकी पैदाइश तो फारस में हुई है ना, पर्शिया में हुई, लेकिन हम कहते हैं इसकी बलागत यही हुई है, इसकी जो युवावस्था जो, या कहें जो यौवन पूरा निखरा है वो यही हिंदुस्तान में निखरा है। तो दो पंक्तियों में अपनी बात कह देना और मुकम्मल कह देना, पूरी तरह से कह देना, और उन दो पंक्तियों का आगे पीछे की किसी पंक्ति से कोई उस तरह का संबंध नहीं है कि निर्भरता हो, है ना, पूरी बात साफ हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और खैर इसमें एक चीज और भी है कि ये मोहब्बत, ये शायरी जो मोहब्बत की शायरी इस ख्याल से शुरू हुई थी, है ना, गुफ्तगू बराए औरत कहते हैं, औरत से बातचीत करना। दिलशाद अहमद अबूस साहब हमारे देखिए कासगंज के एक बहुत अच्छे शायर हैं, क्या बात और है, क्या बहुत बात। अच्छा ग्रुप चला रहे हैं, बहुत अच्छे शायर जी, हैं। अब हम उनका स्वागत बहुत करते हैं। आपका स्वागत है ना, आपका दिल खैर मकदम है इस गुफ्तगू में, इस तज़किरे में। तो यही चीज है कनक जी की, जो इतनी छोटी सी चीज है उसमें बात कह देने की विधा, और खासकर ये मोहब्बत से जुड़ी है ना, मोहब्बत से, सौंदर्य से, ऐसी चीजों से जुड़ी है जो विधा है, तो लोग इस पे जल्दी वो होते हैं। और बाद में जब थोड़ी हम गहराई में जाते हैं तो हिंदी का जो छंद विधान है और उर्दू का जो छंद विधान है वो थोड़ा डिफरेंट है, और उर्दू के छंद विधान के मुताबिक कहना आसान है। हालांकि छंद विधान की पैदाइश तो सबसे पहले संस्कृत में हुई है ना, पिंगल शास्त्र वहां से आया, जी लेकिन अरूज तो बाद में आया। लेकिन हम बाद में जब देखेंगे कि उसमें बहुत सारी सहूलत है, जो सहूलत हमारे हिंदी के छंद शास्त्र में नहीं है ना। और एक बहुत बड़ी खासियत रदीफ की है। मुझे नहीं जी लगता है कि रदीफ की जो ये है, जो हम देखते हैं इस्तेमाल है, वो रदीफ कहीं है ही नहीं एक्चुअली। राइमिंग तो है, राइमिंग है, रदीफ कहाँ है एक्चुअली। आप हिंदी में देख लीजिए, अंग्रेजी की कविता देख लीजिए, तो बहुत बार आप देखेंगे तो उर्दू में रदीफ है, गजल में रदीफ। हालांकि रदीफ आवश्यक अंग नहीं है, लेकिन 99% केसेस में रदीफ होती है ना। बिना रदीफ की गजल को गैर मुरद्दफ कहते हैं, बिना रदीफ की गजल। लेकिन गैर मुरद्दफ गजलों की तादाद बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ये कारण है कनकलता जी, है ना, कि इसकी ओर क्यों आकृष्ट होते हैं लोग। और मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि गजल जी के कहने और लिखने का क्या उद्देश्य हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। गजल के कहने और लिखने का उद्देश्य क्या हो सकता है। वैसे तो गजल इस मामले में दुनिया की किसी भी जो काव्य की विधा है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये तो एक मानवीय स्वभाव है ना। हमारा मन अभिव्यक्ति चाहता है ना, हम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। और भाषा के माध्यम से, चूंकि हम सभी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी मन की बात हम भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो एक तो बहुत जनरली हम ये कहें कि गजल कहने का जो हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है जो, है ना, तो उसका संबंध हमारे मानव स्वभाव से है। मानव स्वभाव तरह तरह की कलाओं के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो, है ना, चित्रकला हो, है ना, चाहे मूर्ति कला, तरह तरह की कला है ना। तो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एक्चुअली, वी एक्सप्रेस, है ना। आप देख, लेकिन जी, उसकी अगर शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत तो जो अरबिक पोइट्री थी, कसीदा से निकली है ना, कसीदा से ये विधा निकली है। और कसीदा तो राजा महाराजाओं के, है ना, की प्रशंसा में लिखे जाते थे कसीदे। आज भी हम लोग कहते हैं ना उस कसीदे, उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ में, कसीदे के पुल बांध दिए तुमने। तो वो राजा महाराजाओं के लिए ही पहले शायरी की जाती थी, है ना। उनके दरबारों में तो जितने कवि लोग होते थे उनको खुश करना होता था, वहीं से निकली है। तो जी, गजल, जी, मेरा ख्याल है कहने के पीछे जो मूल वृत्ति है, दैट इज सेल्फ एक्सप्रेशन एक्चुअली। हाँ, आज के जमाने में अगर हम देखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बाद में हम क्या देखते हैं कि जैसे कि मुशायरों के लिए लोग लिखने लगते हैं, है ना, जी, मशहूर होने के लिए लिखने लगते हैं। तो ये सब चीजें जो बाद में आ जाती है, जैसे कि हम बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। भोजन का एकमात्र उद्देश्य हमारे शरीर का संरक्षण है, पोषण है
है ना। बाद में लेकिन हम उससे लाइक्स एंड डिसलाइक्स जोड़ देते हैं ना, हमको भिंडी नहीं पसंद है तो हमको करेला नहीं पसंद है, लौकी नहीं पसंद है, या हमको फला होटल का खाना पसंद है ना। दीज आर ऑल ह्यूमन मेकिंग्स, है ना। खाने का उद्देश्य तो पोषण है, शरीर का न्यूट्रिशन है। उसी तरह से बाद में क्या हो जाता है कि हम दूसरी अब जो लोग राजनीति में हैं और राजनीति की ओर उन्मुख हैं वो राजनीतिक शायरी करने लगते हैं, जो लोग थोड़े धार्मिक हैं वो धार्मिक शायरी करने लगते हैं। नहीं, कीजिए आप ईश्वर के गुणगान के लिए कीजिए, लेकिन ऐसी कोई भी धार्मिक शायरी मत कीजिए जिससे कौमों में लड़ाई हो, कौमों के बीच मतभेद बढ़े, है ना। वो चीजें हमको नहीं करनी है। अब जैसे कि हम सियासत के लिए करने लगते हैं, एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल हम आपके उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से ही है ना, कोई कौन इमरान प्रतापगढ़ी या कौन है, उन्होंने शायरी शुरू हुई, वो एमपी भी बन गए, है ना। दैट इज नॉट द रूट ऑफ अ ट्रू शायर। एक्चुअली ट्रू शायर वो नहीं है। तो हम शायरी क्यों करते हैं ये हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम सिर्फ अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। अगर मैं मुसलमान हूं तो क्या मैं सिर्फ मुसलमान के लिए करूंगा, अगर मैं हिंदू हूं तो क्या सिर्फ हिंदू के लिए करूंगा, भारतवासी हूं तो क्या सिर्फ भारतवासियों के लिए करूंगा। नहीं, मेरे लिए सारी दुनिया ही मेरा घर है ना, सारे मुल्क हमारे अपने मुल्क हैं, सारे लोग हमारे, तो वो मोहब्बत होनी चाहिए। और कोई मजहबी और कुछ नहीं, हमारे लिए सब बराबर हैं और सबके लिए मोहब्बत। तो शायरी का जो मकसद है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सब, इट शुड बी वेरी वेरी इंक्लूसिव। एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब उनके लिए लिख रहे हैं और उनके लिए नहीं लिख रहे हैं, ऐसा कहेंगे तो आई एम नॉट अ ट्रू पोएट। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं एक शायर बनने के पहले अच्छा इंसान बनने की कोशिश की जाए। अगर आप अच्छा इंसान नहीं है तो आपकी शायरी की क्या कीमत है, ये हमारा कहना है जी। बहुत सही कहा आपने कि हम किसी एक कौम के लिए शायरी नहीं कर सकते, किसी एक मजहब के लिए नहीं कर सकते। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा। मेरा तीसरा प्रश्न, मैं उससे पहले कुछ नाम गिन लेना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं कि हमारी मधुश्री दी मुंबई से जुड़े हुए हैं, अभय जी जुड़ रहे हैं, सही कहा आपने। दिलशाद अहमद उरूज जी लिख रहे हैं कि बहुत उम्दा। राजकिशोर मिश्रा मोहम्मदी जी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति, साधुवाद। और दिनेश सिंदल जी जुड़े हुए हैं। जी प्रेम जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, और दिनेश सिंदल जी भी जुड़े हुए हैं, और दिलशाद अहमद उरूज जो तो लिखे गए हैं। हाँ, प्रेम जी भी जुड़ गए, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हुए हैं हमसे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मकीम सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं, जी इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़े रहिए, जो भी सवाल आपके मन में आए आप पूछ सकते हैं। रुखसाना जेबा साहब जुड़ी हुई हैं। हाँ, बहुत अच्छी शायरा हैं ये। मैंने तो अब जाना है इनको। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, सुदर्शन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। और ये सब लोग आपको सराह रहे हैं क्योंकि आपकी बात वास्तव में सत्य है और सत्य को सभी सराहते हैं। विनोद शंकर शुक्ला जी जुड़े हैं जी। तो और बाकी जितने भी नाम हैं आगे निकल रहे हैं जी। हाँ, बाबू अली अब्र ये भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अगर मोदी जी ना होते तो इमरान प्रतापगढ़ी भी मशहूर शायर ना होता, इनका कहना है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं, आगे की बात मैं रखती हूँ। राजकिशोर मिश्रा मोहम्मदी जी जुड़े हुए हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है आपसे कि गजल के काव्य और हिंदी के छंद युक्त काव्य में, गजल के काव्य और हिंदी के छंद मुक्त काव्य में मुख्य अंतर क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि है तो सब पोइट्री ही, है ना। इंग्लिश में भी पोइट्री लिखी जाती है, हिंदी में भी पोइट्री लिखी जाती है, जिसको काव्य आप कह रही हैं ना, वो हिंदी में काव्य कहते हैं, है ना। और उर्दू में नज्म कहते हैं, नज्म का बहुत मानी है। तो क्या अंतर है? तो ये इस सवाल का जवाब इस बात से भी जुड़ा है कि आज उर्दू की जो गजलिया शायरी है इतनी मशहूर व मकबूल क्यों है ना। हर दिल में वो उसकी जगह है। तो बहुत बड़ा अंतर ये है कि जो मैं बहुत संक्षेप में कहता हूँ कि जो गजल की शायरी है बेसिकली उसको हम कहेंगे कि ये पद्य में गद्यात्मक शायरी है या गद्य में पद्यात्मक।
जी हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, गद्य में पद्यात्मक बेशक शायरी है या पद्य में गद्यात्मक शायरी जी 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 है ना। तो इट इज पोइट्री इन प्रोज और जी इट इज प्रोज इन हाँ पोइट्री। हाँ हाँ हम देखिए जी ये जी पुराने जी जो हमारे जो भी छायावादी कवि थे उस समय की बात लीजिए या पहले के भी है ना, मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, और महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, जी तो बहुत सारे हिंदी के जो कवि हुए खड़ी भाषा के, खड़ी बोली के उस जमाने के। अब तो खैर हिंदी, ज्यादातर हिंदी की कविताएं स्वतंत्र कविताओं के रूप में लिखी जाती हैं। तो वहां क्या था कि कविता की एक अलग भाषा बन गई थी, है ना। हम शब्दों को आगे पीछे करके लिख देते थे, जो वाक्य विन्यास को हम पूरी तरह से बदलने की स्वतंत्रता रखते थे, है ना। तो वो स्वतंत्रता उर्दू की खासकर जो गजलिया शायरी है उसमें नहीं है एक्चुअली। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है कि उसमें ये स्वतंत्रता नहीं है। यू कांट टेक दिस लिबर्टी एक्चुअली। हम जो इसलिए इसको हम, मैं तो खुद जाती तौर पे कहता हूं कि ये गुफ्तगू करने की शायरी है। बात भी यही थी ना कि गुफ्तगू बराए जी औरत, बेशक स्त्री से बात करने को ही गजल कहते थे, है ना। मतलब ये पुरुष ने ऐसा कहा था, स्त्री अगर कहती तो वो कहते कि गुफ्तगू बराए मर्द, मर्द से बात करने की ये विधा है ना। लेकिन बात करने की विधा, इसलिए जब मैं और लोगों को, जो हमारे नवांकुर लोग हमारे साथ जो सीख रहे होते हैं, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आप शेर कहने के चक्कर में वाक्य विन्यास को ना बिगाड़ दें। देखिए उर्दू और हिंदी दोनों एक ही जबाने हैं, एक ही जी जबान जी है जी दोनों। सिर्फ उनकी जो रस्मुल खत है, उनकी जो तहरीर है वो अलग है, लिपि अलग है, व्याकरण तो एक ही है ना, कायदा एक ही है। मुझे भूख लगी है उर्दू में क्या बोलेंगे, मुझे भूखी लगी है ना, मुझे सोना है उसको भी वही बोलेंगे, है ना। तो ये चीज है, इसलिए ये मेरा कहना है कि सिर्फ फर्क क्या है कि हमें बोलने की जबान में अगर कोई शेर हम कहें तो सुनने वाला को ये लगे कि वो हमसे बात कह रहा है, कोई पहेली नहीं बुझा रहा है ना। मतलब शब्द कठिन या आसान हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में लिख रहे हैं, किन के लिए लिख रहे हैं, ना। गालिब को हम उठाते हैं तो वहां वो जमाना अलग था, तो उनकी शायरी का मेयार अलग है। अगर हम अल्फाज की बात करें, आज अगर हम राहत इंदौरी को, मुनव्वर राना को और तमाम दूसरे जो तहजीब आफी वगैरह और जितने आसान अल्फाज में शायरी करते हैं ना, तो इस लिहाज से बहुत अलग है। दोनों अलहदा शायरी है कि हमारी जो जी जबान जी होनी चाहिए शायरी की, वो बिल्कुल बातचीत वाली होनी चाहिए। बातचीत कहने का मतलब ये नहीं कि और, एकदम आप लफ्जों में ही वो कहें तो और सोने आज में सुहागे, बट जैसे कहते हैं ना हिंदी में पहले क्या था, अंग्रेजी में सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना। आई ऑब्जेक्ट ईट यस मैंगो, मैं खाता हूं एक आम, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं एक आम खाता हूं। खाता हिंदी या हूँ उर्दू में उनका तो ये दिस शुड बी। अब अगर मैं हूं खाता एक आम अगर लिखूं किसी शेर में, तो ये तो इट फिर इज वो नॉट सब गोइंग दैट इम्पैक्ट जब मैं ये कह दूं कि मैं आम खाता हूं, मैं खाता हूं आम। कभी कभी ऐसा भी है, लिखना पड़ता है, लोग लिखते हैं चूंकि बहर में, लेकिन कोशिश ये अगर होगी हमारी कि हम उस चीज को इंटैक्ट रखें, भाषा का जो, जिसको हम अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं, वाक्य विन्यास। तो हमारी आप देखिए बड़े बड़े शायरों की शायरी में वाक्य विन्यास बहुत मेंटेन करके चलते हैं, आपको ये दोष नहीं मिलेगा। हिंदी वालों में ज्यादा दोष आ जाता है, क्योंकि हिंदी वालों ने वो हमारा एक, चूंकि हमारा एक मानस बन गया है ना हिंदी काव्य का, तो हम उसे ले लेते हैं। हमको नहीं, बहुत बार हम शब्दों को खा जाते हैं। है मुझे भूख लगी लिख देंगे, ऐसा भूख लगी क्यों, तो कह रहे बहर नहीं परमिट कर रही है। तो मैं कहता हूँ शेर छोड़ दो, वो बहर नहीं परमिट कर रही है तो, है ना। जी जी भूख लगी, भूख लगी, मैं गया तो ठीक है, मैं गया हूं, मैं गया था, कुछ भी हो सकता है ना। तो है तो इस तरह के हम शब्दों को गिरा देते हैं क्योंकि बहर नहीं भर रही है। तो आप मत कीजिए ऐसी शायरी। आप अर्चना दीवान जी अपने बिल्कुल सही उसमें कहा। ही है। अच्छा है, मुझे खुशी हुई कि हमारे गजल गुरु से भी आई हैं छत्तीसगढ़ से। जी जी फर्क है बहुत बड़ा। हम्म, खुशी भाई केशव भाई गढ़वी ये लिख रहे हैं, सामान्यतः गजल दर्द, मायूसी, निराशा, विफलता, वियोग, आघात का आयोजन से बनती है। अपवाद कहीं खुमारी का हो सकता है, पर आखिर में ओशो की विचारधारा प्रकट होती है और मृत्यु के आसपास घूमती रहती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, जो कवि की सच्चाई हो, ये अनुपम होती है, नक्कर
वास्तविकता से भरी होती है। सभी जानते हैं कि लिख नहीं पाते कवि के शब्द संक्षेप में सापेक्ष होते हैं। इन्होंने आपको आदाब किया है। जी जी, आदाब अर्ज आपको केशव भाई जी, आदाब आदाब। स्वागत है आप। जी जी, बहुत विनोद अच्छा। शंकर जी शुक्ला कह रहे हैं कि दोनों व्याकरण पर आधारित पद्य रचनाएं हैं। दिलशाद अहमद, हाँ दोनों, हाँ व्याकरण पे आधारित है। एक जगह व्याकरण को बदलने की छूट ले ली है हमने और दूसरी जगह बिल्कुल नहीं है छूट। जी जी जी, ये फर्क है। दिलशाद अहमद उरूस जी कह रहे हैं कि छंद मुक्त कतआ के समान होता है। जो छंद मुक्त है वो कतआ के समान होता है। नहीं, गलत सुदर्शन है। कता गलत है। कता भी छंद युक्त ही है। कता भी छंद युक्त है। कता भी छंद युक्त है। छंद मुक्त की जो बात है चल रही है, वो बात दरअसल ये, जब से ये जो तहत है, जब तक तरन्नुम में रहा तब तक एक अलग बात रही। तहत में आने के बाद तो वो छंद मुक्त जैसी ही बात चल रही है। अब जो गजल में बात कही जाती है वो जितनी आसानी से तहत में लोग कह देते हैं, बड़े लड़के, नए नए लड़के बहुत अच्छे अंदाज में बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो वो बात ही कही जा रही है। गजल है, बहर में है, सब कुछ है, लेकिन वो छंदमुक्त जैसी ही है। इसलिए उसको छंदमुक्त से भी यदि जोड़ा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नहीं, देखिए इसमें शम्स साहब, छंद मुक्त जब हम किसी चीज को कहते हैं, छंद है क्या चीज एक्चुअली? छंद हमारे विचार, और विचार जिन शब्दों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं उसका संगीत है। छंद इज द म्यूजिक, छंद इज द म्यूजिक ऑफ द पोएट्री दैट आई एम राइटिंग एक्चुअली, है ना। तो म्यूजिक जैसे 7 सुरों में होता है ना, मौसीकी 7 सुरों में होती है ना, उसी तरह से जो ये छंद है ना, इसके अपने नियम है ना। इसलिए उनके लिए हमने वो अरकान बना रखे हैं, है ना जी। हिंदी में भी है, अलग अलग है, लेकिन उर्दू में अरकान अलग अलग है। अरकान क्या है? जैसे हमने कहा कि एक 100 रुपया है तो 100 रुपये में अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट होते हैं। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, है ना। 25 नहीं होता है, 30 नहीं होता, फिर 50 होता है, 70, 75 नहीं होता, फिर 100 होता है ना। दीज आर डिफरेंट नोट्स, ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। अरकान वैसे ही है। अब अरकान और छंद जिन्होंने बनाया वो ऐसे लोग थे जिनके पास कई तरह के ज्ञान थे, आंतरिक ज्ञान था, है ना। संगीत का ज्ञान था, गणित का ज्ञान था, है ना, भाषा का ज्ञान था। तो उन्होंने ये सारी चीजें बना दी, है ना। कभी अब कहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ ये हो रहा है, बहुत अच्छे अंदाज में बात बताई। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि ये धुन है, दिस इज बहर, बिकॉज बहर एक है दोनों गानों का, इसलिए आप तरह तरह की धुन निकाल सकते हैं, क्योंकि शब्दों के चढ़ाव और उतार का ग्राफ एक है ना। जब हम कहते हैं फाइलातुन 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 फाइलुन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, फाइलातुन 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 फाइलुन, है ना। ये तो ये चीज है बस। अब है क्या चीज? फाइलातुन वगैरह सब बटखरे हैं, अलग अलग बटखरे हैं। तो ये जो हम मुक्तक और इसमें यही फर्क है। मुक्तक में तो हमारे ख्याल, हमारा मन एक्चुअली, जब कहते हैं ना गजल लिखने वालों को शुरुआत में बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? मैंने कहा है कि एक्चुअली लर्निंग गजल इज बेसिकली ट्रेनिंग योरसेल्फ। हमको खुद अपने मन को प्रशिक्षित करना है, क्योंकि मन नहीं चाहता है। मैंने बहुत अच्छा उदाहरण मतलब पहले भी लोगों को दिया गांव में। आज मैं तो सोशल वर्क में रहा हूं, ओपन डिफिकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है ना, खुले में शौच जाना, है ना। जाते हैं नहीं, उनके लिए टॉयलेट भी बना दीजिए, नहीं जाते, वहां गाय बांध देंगे, भूसा रख देंगे। क्यों भाई? मेरे को तो वही अच्छा है, वही भाता है ना। मैं अलग अलग स्टेट्स में गया, वही हाल शायरी के साथ भी है। लोग कहते हैं, मैंने कहा यार मेरा हो गया, लिख नहीं रहा हूं बहुत समय से। मैंने कहा ये टेम्पररी है, गो अहेड। जैसे जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत है, अगर वो सिगरेट अचानक से छोड़ देंगे तो क्या करेगा? मन बहुत पैतरे बनाएगा, वो कहेगा नहीं अब तो कुछ ख्याल भी नहीं आ रहे, अब तुम शायर नहीं हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने कहा मैं शायर वायर नहीं हूं, मुझे नहीं होना शायर, लेकिन मुझे ये आदत छोड़नी है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट।
मन मानने लगता है फिर कहना, मन फिर छंद में भी लिखने लगेगा, फिर अक्षर में आने लगेंगे। इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माई सेल्फ। इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु हमारे अंदर है, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ। हम छंद में किसी चीज को लिख के छंद में नहीं लाएंगे, वो हमारे मन से छंद से ही निकलना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि आप तवे पे रोटी बना के उसको गोल नहीं बना सकती हैं। रोटी को गोल बेलेंगी और जब पक जाएगी तो क्या कटोरा से काट के थोड़ी गोल बनाएंगे, वो रोटी थोड़ी कहलाएगी। तो यू हैव टू बेलो गोल एक्चुअली। सो हमको बहर में सोचना है, तो बहर हमारे अंदर फिट होनी है, अलग अलग उसके चैनल्स बनाने हैं। दैट इज द थिंग एक्चुअली, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। बेशक, बहुत सुंदर जानकारी, बहुत सुंदर जानकारी। हमारी सुदर्शन शर्मा जी कह रही हैं दुर्लभ जानकारी। सोनिया अक्स सोनम जी जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं बिल्कुल सही कहा आपने। और दिलशाद अहमद उरुज कासगंजवी जी कह रहे हैं कि कवायद या व्याकरण के बिना तो शायरी ही अधूरी है। बेशक, इसमें भी कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। दिलशाद अहमद उरुज और भी कहते हैं कि गजल में जुदा गाना असआर होते हैं। वो भी एक तरह से सही है, उसमें मैं भी क्लियर कर देता हूँ। एक उन्होंने कहा, अभी इसके पहले जो थी उन्होंने लिखा था कि छंद में कोई विधान नहीं होता है, लेकिन कोई थी ना, महिला थी, क्या नाम था उनका, तो मैं बताती हूँ। छंद में विधान है एक्चुअली, वैसा विधान नहीं है, वैसा विधान नहीं है। देखिए उस तरह का विधान है जैसे आप कमरे में चीजें रखते हैं ना, टेबल कहाँ रहेगा, बेड कहाँ रहेगा, अलमीरा कहाँ रहेगा, है ना, और आपके पास पेट। हाँ, सुदर्शन शर्मा जी कह रही हैं, सुदर्शन शर्मा जी की छंद मुक्त में कोई विधान नहीं है। मेरा कहना है कि यहाँ भी विधान है, बट वहां ऐसा विधान नहीं है ना। जैसे कि क्या कहते हैं कि सड़क पे चलने का बहुत सिंपल सा विधान है, बाएं चलो दाएं चलो, है ना। ऐसा तो कोई कानून में नहीं लिखा है कि कितने डिग्री पे चलो, क्या करो, है ना। लेकिन एक बहुत सिंपल सा, उसी तरह से छंद मुक्त में एक विधान ये है कि उसमें वो इट हैज टू बी रिदमिक, लयात्मक होना है उसको जी। अगर आपकी उसमें लयात्मकता फिर भी आती है, बिना छंद में हुए भी छंद मुक्त होके भी लयात्मक हो सकती है, और कोई भाषा ऐसी भी हो सकती है कि छंद युक्त होके भी लयात्मक ना हो, है ना। तो ये मेरा कहना। बहुत सुंदर, बहुत सही तरीके से आपने समझाया। तरन्नुम की बात जो की थी आपने साहब, शम्स साहब और विनोद शंकर साहब भी कह रहे हैं कि तहत बेसिकली पढ़ने को कहते हैं। गजल मूल रूप से तहत में ही पेश की जानी चाहिए, तरन्नुम में नहीं। साहित्यिक सभाओं में, अदबी महफिलों में तरन्नुम में पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है जी, है ना। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आप तरन्नुम में जब पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा जोर है ना मौसीकी पे, संगीत पे पूरा चला जाता है फोकस। संगीत बहुत सारी दोष को छुपा, संगीत का अपना लोच है। मैं गया कितना लंबा बन गया ना, इसका वजन बढ़ गया ना, बढ़ा दिया तो वजन बढ़ गया। यहाँ तो खेल सारा वजन का है। तो अगर कहीं पे वजन आपका कहीं पे वो कम हो रहा है, संगीत के माध्यम से आप उसको उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को संगीत का भी इंसाइट है, नॉलेज है, इंटरनल नॉलेज है, वो अच्छा शायर बनेगा, वो बेहतर शायर बनेगा। जिसमें संगीत की समझ नहीं है, मैं कहता हूँ शायरी क्या करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी सृष्टि की शुरुआत ही संगीत से हुई है ना, आवाज से हुई है। ओम हम जिसको कहते हैं, या जो भी कह लें, अलग अलग थॉट्स में, है ना, अलग अलग धर्मों में जो कहते हैं, तो मूल तो वही है ना। तो इसलिए संगीत की समझ होनी चाहिए। और लेकिन ये नहीं कि हम तरन्नुम में पढ़ने लग जाएं। बहुत खास लोग जो बहुत अच्छा तरन्नुम है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हर कोई तरन्नुम में पढ़ने लग जाता है। तो अब देखिए, जो कोयल होती है वो गाएगी तो अच्छा लगेगा। जो कोयल नहीं है तो क्या लगेगा, कौवा भी गाने लगेगा तो क्या होगा। मैं बोलता हूँ तो लोग बुरा मानेंगे, लेकिन दैट इज लेकिन नबी जी आ गए हैं साहब, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वो कौवा बेचारा कंकड़ डाल के मटके से पानी ले आता है, ये उसकी खासियत है। उसकी खासियत गाने में नहीं है, उसकी खासियत अपनी बुद्धि को आजमाने में है, जो कोयल में बुद्धि नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी नमस्ते प्रदीप मिश्रा जी साहब, अर्चना दीवान जी आपको भी बहुत नमस्ते। अति उत्तम आपने लिखा है, बहुत अच्छा कर रही है गजल हमें ज्वाइन। प्रदीप मिश्रा अजनबी जी कह रहे हैं खूबसूरत। रेखा सिंह सिसोदिया स्निग्धा लिखी हुई हैं, बहुत सुंदर। मधुश्री लिख रही हैं, बढ़िया जानकारी। IAS ऑफिसर जी, अभी बहुत थोड़े समय शादी भी हुई, विवाह भी हुआ, और हम लोग वापस इस मन से उनको सुखद वैवाहिक जीवन की
कामना करते हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई है उनको। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। मधुश्री लिख रही हैं बढ़िया जानकारी। और दिलशाद अहमद उरूज जी लिख रहे हैं कि राज नवाबी साहिब, आदरणीय कनकलता गौर जी के सवाल का मुनासिब जवाब नहीं दिया आपने। ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, काम वो है। तो चलते ही रहेगा। छंद और गजल में बहुत अंतर है। नहीं, आप अगली सवाल चर्चा कीजिए में हमारे साथ दिलशाद जी उरूज से साहब मेरी रहेंगे। गुजारिश है, वो सवाल आप कीजिए मुझसे, है ना। और मेरा नंबर अगर आपको दे देंगी कनक जी, आप फिर भी अगर आपको जी ऐसा बिल्कुल लगता है तो आप मुझसे फोन कर लीजिए, मैं हमेशा जी उपलब्ध जी। रहता हूँ। उरुस साहब को एक खबर और देनी है कि महीने में एक प्रोग्राम राज साहब हमारे पटल पे करेंगे। फिर आपको जो भी सवाल पूछना हो बताइएगा और पूछते जाइएगा, और बाकी पर्सनल बात करनी है तो नंबर मुझसे ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। नहीं, उरूज साहब हाँ का वास्तव में बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। और वो जो बात कोई अपनी समझ में कहना चाह रहे होंगे, वो नहीं पूरी हो पा हाँ रही है। कंफर्म कर लेंगे, कोई बात नहीं। छंद और उसकी बात बहुत कर अच्छा। रहे हैं कि अभी छंद। मधुश्री जी अच्छा लिख रही हैं कि बिना छंद विधान के ना हाँ शायरी संभव, ना ही गीत रचना संभव। नहीं गीत बिल्कुल रचना, सही। बेशक बेशक, बिल्कुल। सामने आ गया बिल्कुल। प्रदीप मिश्रा अजनबी जी लिख रहे हैं कि गजल लिखना शौक है, तो शौक को पूरा करने के लिए रियाज और तय नियमों के तहत मेहनत बहुत जरूरी होती है। तो बेशक। बहुत अच्छी बात। नहीं, मैं उनको एक उदाहरण, मेहनत क्या होता है देखिए, जब आदमी हाँ बच्चा हाँ बड़ा होता है, कॉलेज जाता है ना। मैं बहुत व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ, है ना। अब जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, कॉलेज में प्यार हो जाता है ना, तो उसके लिए क्या करता है, दिन रात जागता है, छुप छुप के चिट्ठियां लिखता है ना, मिलने के लिए वक्त ढूंढता है ना। ये बहुत मेहनत करता है वो लड़का, है ना। पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहा, जी लेकिन जी, उसको पाने के लिए मेहनत करता है। उसके लिए जी जी, वो शौक मेहनत, शौक है। हाँ, वो शौक है। मेहनत वो शौक उसको मेहनत साधना और कर रियाज में लेता है, अंतर। साधना जी करने जी जी लगता है ना। जी 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 तो जी ये चीज है मेहनत। आपको अगर मेहनत लग रही है, इसका मतलब आपको शौक नहीं है उस चीज का। जी जी, बेशक। जब आपको शौक। मेहनत ना लगे तो आपको सचमुच में उसका शौक है। हमें पता ही नहीं लग रहा दिन और रात। मजनू को थोड़ी पता लगता था कि वो लैला से कितनी मोहब्बत करता जी है ना। लेकिन उस जैसी मिसाल नहीं है। तो हम लोग कहते आश्चर्य करते हैं, मजनू थोड़ी आश्चर्य करता होगा, अरे मैंने तो लैला के लिए ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। इट वॉज फॉर हिम वेरी सिंपल एक्चुअली, है ना। तो ये चीज है। तहत में या तरन्नुम में पेश करो, लेकिन बहो बहर वज्न एक ही बहर रहेगा। और वज़्न, इसमें कोई ये शक तो नहीं, बहर। बहर और वज़्न तो रहेगा ही। साधारण सी बात है इसमें। हाँ आपका कोई अगला सवाल भी है डॉक्टर तो आप ले सकते हैं। जी मैं करती हूँ। सृष्टि की शुरुआत संगीत से हुई है। संगीत कहने का मतलब ये ये माया ध्वनि से, सिंह जी आवाज आ से गई ही हैं, हुई हमारी है। बहुत ही हाँ सम्मानीय सदस्य हैं पटल की, बहुत सही है, माया हाँ सिंह हाँ। जी। हाँ, इनका ये स्वागत है हमारे आप। स्वरों की मोती की अध्यक्षा भी हैं, और हमारा ही वो पटल है, आदित्य साहित्य साधना की ब्रांच है। तो लिख रही है कि सृष्टि की शुरुआत संगीत से हुई है। संगीत तो वो जन्मते बच्चे को भी संगीत की ही आदत पड़ जाती है। तो बहुत अच्छा। रजनीश मिश्रा जी जुड़े हैं सीतापुर से, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे ओज के कवि हैं ये, और जी कह रहे जी हैं जी बहुत सुंदर। हाँ, तो जी मैं जी आगे बढ़ती हूँ, अपने सवाल जी रखती हूँ कि एक अच्छा गजलकार बनने के लिए भाषा का कितना महत्व है। एक अच्छा गजलकार बनने के लिए उसमें जी। भाषा का कितना महत्व है। भाषा का, एक अच्छा गजलकार बनने के लिए भाषा का बहुत महत्व है एक्चुअली। भाषा आपको आनी चाहिए, चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, है ना। अब जैसे मैं कहता हूँ कि आप घर में रहते हैं तो आप किसी तरह के कपड़े पहने रहते हैं, है ना। लेकिन जब आपको हाँ स्कूल जाना पड़ता है तो आप ड्रेस पहन के जाते हैं ना। आप जब किसी अच्छी पार्टी में, होटल में जाते हैं तो और अच्छे अनीस कपड़े अहमद पहन के साहब का जाते हैं, स्वागत है। है ना। तो यू गो देयर बाय ड्रेसिंग योरसेल्फ अप, है ना। तो ये चूंकि ये जो साहित्य है, जो शायरी है, ये अपने भले ही स्वांतः सुखाए है, लेकिन हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना। तो पहली बात तो है कि भाषा ठीक है, भाषा मुहज़्ज़ब होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, वो तो एक अलग एंगल है ही, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन बहुत लोग भाषा का दो तीन तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं।
पहला कि भाषा का उच्चारण नहीं करेंगे सही, है ना। अब उच्चारण हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अणा है, तो अब हालांकि उच्चारण ना बहुत कम लोग बोलते हैं ना, उच्चारण उषा भी कम बोलते हैं, पहले तो उषा मूर्धा में ले आके उषा बोलना पड़ता, उषा काल, तालब शाह और मूर्धन्य शाह सब एक हो गया है ना। तो उच्चारण का बहुत दोष है ना। अब जिंदगी बोल देंगे जिंदगी को, तो कैसे चलेगा काम, है ना। उर्दू शायरी, खासकर जो गजलिया शायरी है, शायरी में तो बेशक नहीं चल सकता। हाँ, तो भाषा पे इतनी पकड़ होनी चाहिए कि नुक्तों का भी ख्याल होना चाहिए, ख्याल बोलना, ख्याल नहीं। मजा आ रहा है ऐसा नहीं बोलना है ना, मजा आ रहा है ना। और बहुत जगह जैसे कि जावेद है, वो जा है, लेकिन उनको जावेद बोल देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। जैसे नेपाली लोग शाह को शाह बोलते रहते हैं, शाह जी शाह जी शाह जी, है ना, साहब को शाह बोलते हैं ना। जी 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 वहां पे अतिशयोक्ति हो जाती है। वो हम लोग हिंदी वाले शाम को शाम बोल देते हैं। जब देश की बात करते हैं और देश बोलते हैं, बहुत अच्छा शाम है, अरे बहुत अच्छी शाम है, बहुत अच्छी शाम है ना। बिहार का तो मैं बता रहा हूँ, बिहार में तो लोग गाय आ गया बोलते हैं, गाय आ गया, गाय खेत चल रहा है जी। आप बताइए, अगर गाय खेत चल रहा है, अगर यही आपकी भाषा का ज्ञान है, आपको अपनी भाषा का यही ज्ञान, तो ऐसे व्यक्ति क्या शेर लिख सकेंगे, शायरी कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। शायरी में एक सज्जन ने साहब रदीफ रखा मुश्किल, और वो पढ़ते थे तो मुश्किल पढ़ते थे हमेशा। जब उनको टोका तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अब वो रदीफ में अगर आप मुश्किल कहेंगे, बार बार मुश्किल कहेंगे, तो कितना अजीब लगेगा। तो ये तो वास्तव में एक बहुत बड़ा दोष है, और भाषा का उच्चारण के लिए तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। गजल के लिहाज से तो उच्चारण का बहुत ध्यान रखना है। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप होटल पहुंच गए खाने के लिए, लेकिन आप नंगे पांव पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे होटलों में तो नंगे पांव एंट्री नहीं है। जी जी। तो आपको चप्पल तो पहन के जाना है, तो आप मुश्किल को मुश्किल बोल रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो भाषा की बहुत अहमियत है, और भाषा की अहमियत दो तीन तरीकों, एक तो उच्चारण है, दूसरा पहलू है कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा सही होनी चाहिए, है ना। अगर व्याकरण का दोष है ना, हम ले आते हैं। और दूसरी चीज, जो जिस ढंग से हम आपस में बातचीत करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के, अगर हम गजल की बात कह रहा हूं मैं, अगर उस भाषा को वहां ले आते हैं, खा जाते हैं, शब्दों को खा जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। एक अच्छा शायर है कि नहीं है, वो इस बात से सबसे पहले पता लगता है कि उसकी भाषा कैसी, भाषा पे पकड़ कैसी है ना। जी जी। भाषा का बहुत गहरा बिल्कुल सही। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। मधुश्री दीदी कह रही हैं अच्छे गजलकार बनने के लिए भाषा के साथ तरन्नुम की भी जानकारी होनी जरूरी है। और तरन्नुम क्या है? तरन्नुम की जानकारी तो नहीं, तरन्नुम का अभ्यास होना चाहिए ना। जैसे आप कहते हैं, ये अगर आप मेहनत कहते हैं, है ना, वो कोई भी अगर आप गाना उठाते हैं, कोई भी गजल है ना, तो वो चीज तरन्नुम तब शुरू होगा जब आपको रुकन का एहसास होगा। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, आपको पता लग रहा है कहाँ पे रुकन खत्म हो रहा है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो आप करने लग जाएंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना। तो ये अब उसको तरन्नुम में हो गया। तो लेकिन तरन्नुम का लोग अर्थ कुछ और लगा लेते हैं। भाषा में अपना संगीत है, भाषा का अपना संगीत है। वो संगीतात्मकता आपके मन में है कि नहीं? अगर आपके मन में नहीं, आपके हृदय में वो संगीतात्मकता नहीं बसी है, तो आप फिर उसी तरह से पढ़ेंगे, है ना, कुछ भी, है ना, जो मेरे कुछ ऐसे ही पढ़ते, हमको नहीं पता के तुझे क्या कहेंगे हम, ये भी एक तरन्नुम है। हमको नहीं पता, दिस इज आल्सो तरन्नुम। What do we mean by तरन्नुम? Actually, it has to be good music actually. जी जी जी। तो वो भी तरन्नुम है, कहेंगे मैं तो तरन्नुम में पढ़ा है। डज इट? इसलिए देखिए, हमारे अध्यात्म में कहते हैं कि बहुत सारा संगीत सिर्फ भौतिक लेवल तक है। ऊपर का जो आध्यात्मिक संगीत है ना, वो उसका लेवल अलग है। बल्कि ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर चीजों का स्वाद अलग है, जिसको आज तक हमने पाया नहीं है। मैं ऊपर की बात कह रहा हूँ, उस लोक की बात कह रहा हूँ। वहां की सही कहा आपने। स्वाद अलग है, ध्वनि अलग है, महक अलग है, हम जानते ही नहीं। तो खैर
जी आगे आगे आप पूछिए, हम लोग वार्ता जारी रखेंगे। आपकी आवाज वेरी नहीं आ रही है। गुड, हाँ बहुत सुंदर आपने जानकारी। दादा आप माइक बंद कर लीजिए क्योंकि इको शुरू हो जाता है फिर। मैं प्रश्न पूछूं? मैं ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया कि में भाषा की अत्यधिक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि पूरा व्याकरण आना चाहिए और किसी भी चीज को लिखने और गाने के लिए अभ्यास भी जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। समुचित, अत्यधिक अत्यधिक ना कह के समुचित मैं कहूंगा अभ्यास, समुचित जानकारी होनी चाहिए। समुचित समुचित होनी चाहिए। मेरा 5वां प्रश्न आपसे है कि क्या हिंदी भाषियों के लिए गजल कहने के फन को सीखने के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान आवश्यक है? देखिए, जब मैं अच्छा अच्छा प्रश्न है। मैं हमेशा से इस बात को कहता कहता आया हूँ कि उर्दू और हिंदी ज़बानें एक हैं एक्चुअली, है ना? एक आज है के और जी। ख़ासकर जिसको हम हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं, वो क्या चीज़ है? वो हिंदी और उर्दू की आमेज़िश है जिसको हम, है ना? तो उर्दू उर्दू ज़बान कोई हिंदी से अलग नहीं है और हिंदी कोई उर्दू से अलग नहीं है, आज की अगर हम बात करें। आज हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने राम प्रताप सिंह महाविद्यालय में प्रवेशिका की कक्षा में प्रवेश पा लिया, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, हमने जी फला कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं कहते ना। जी आज रात्रि भोजन में कौन कौन सा व्यंजन उपलब्ध है माता श्री, हम ऐसे हिंदी नहीं बोलते हैं ना, उर्दू में भी हम नहीं बोलेंगे। तो क्या है? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज जी मी। अनीश भाई हिंदी में लिखे, मैं भी पढ़ना चाहूंगी। अगर आपने उर्दू लिखा तो सिर्फ राज भाई पढ़ पाएंगे और मैं रह जाऊंगी पढ़ने से, तो प्लीज हिंदी में लिखिए। थैंक यू सर, प्रोसीड। आप अपनी बात रखें। अच्छा, उन्होंने आदाब कहा है, आदाब अर्ज है और बहुत अच्छा लिखा। सीक्रेट नहीं हम्म, चलेगा क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहूंगी ना। सीक्रेट लिख रहे हैं वो आपको सिर्फ। जी जी, अनीश आदाब भाई अर्ज है। हिंदी में लिखे हैं। राज भाई, अनीस भाई जो हैं वो जेद्दाह से हैं, सऊदी अरब से हैं। अच्छा, हाँ सऊदी पता अरब है, से हैं। अच्छा जी, अच्छा। आप जी सऊदी सऊदीया अरब से, जेद्दाह में हैं। बहुत अच्छे शायर सऊदीया शानदार हैं। से जुड़े सवाल, हुए हैं। शानदार हाँ, सवाल बहुत लिख अच्छे रहे हैं, शायर बहुत हैं, अच्छे। बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत अच्छी बात है, तो और बड़ी हम खुशी लोगों के खुशी की बहुत बात है कि करीब आज हैं। उनसे मुलाकात भी हो गई। बहुत खूब जी कह रहे हैं राज नवादवी सर। सर वर्त नहीं है, उम्दा उम्दा जवाब है, ये भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। अब अभी खैर, आपसे सीधे बात करना चाह रहे हैं और किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं कि हम क्या कहना है रहे हैं। नहीं, एक आदत में भी कभी कभी ऐसा होता है, लोगों की आदत में शुमार होता है, तो हम वो भी नहीं। गजल को गजल कहने पर ही गजल की तारीफ है, जो गजल को गजल कहने से गजल की तौहीन है। हाँ, बिल्कुल सही लिख बिल्कुल रहे हैं सही, दिलशाद, बिल्कुल सही। सही कह रहे हैं, बिल्कुल गजल सही को कहा। गजल ही कहना चाहिए, अगर बिल्कुल हम गजल दिलशाद साहब, कहेंगे। बहुत अच्छी। बिल्कुल। हाँ, जी मैं अपने प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि क्या हिंदी भाषियों के लिए गजल कहने के फन को सीखने के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान आवश्यक है? हाँ, तो तो इसमें आधी बात हो चुकी है। आवश्यक तो नहीं है, हम्म, लेकिन ये वांछनीय है। मतलब उर्दू भाषा का ज्ञान, मतलब उर्दू भाषा का ज्ञान का मतलब उर्दू शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, है ना? जी जी है ना? जी वो अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहता हूँ कि देखो, अपनी जेब में अगर रुपये भरे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम 5 स्टार होटल में चले जाएं, है ना, हर समय वहां खाना खाएं। हम ढाबे में भी जाके खा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जेब में रुपये ही नहीं है तो हमारा वहां जाना मजबूरी है ना। रामधारी सिंह दिनकर भी ने भी कहा है ना, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो विश्रहित, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो, तो उसको क्या है। तो मैं कह रहा हूं कि यू हैव टू बिकम रिच एज फार एज द लैंग्वेज इज कंसर्न, एक्चुअली गेट दैट रिचनेस। बट रिचनेस बनने का मतलब नहीं कि आप आडंबर युक्त बन जाए। आप अच्छे अच्छे शब्दों को सीखें, चाहे हिंदी के हों, उर्दू के हों। उर्दू भाषा को भी, भाषा को सीखने का अर्थ ये नहीं कि आपको उर्दू लिपि सीखनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप उर्दू लिपि सीख लेते हैं तो और अच्छी बात है ना, और अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी सीखे जी तो आपको हमें उर्दू उसका अर्थ भाषा, मालूम होना चाहिए। जैसे आप जो हिंदी जिस गानों शब्द का को हम सुनिए ना, इस्तेमाल कर उससे रहे हैं। शुरुआत कीजिए। अभी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसमें दिल ख्याल सब तो उर्दू का ही है ना, जी कि जो है। तो ये वहां तो हम नहीं कह रहे कि कभी कभी मेरे हृदय में ये विचार आता है, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं। ये हिंदी है, ये मेरे हृदय में नहीं, ये विचार आता है, वही बात है दिल कि में ख्याल ख्याल आता है। आता है तो अगर ये भी तो उर्दू हमको ही है। ख्याल को हम में से ख्याल के ज्यादातर रूप लोग में बोलना पड़ेगा,
उर्दू को उर्दू के अंदाज में बोलना पड़ेगा। अंदाज में तो बोलना खैर वो लाजमी है। अब जी दरवाजा है, बिस्तर है, बच्चा है, हलवा है, सब तो उर्दू ही है। जी। लेकिन तो हमको पता नहीं, हम उर्दू के तमाम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोग भी कौन बोलता है? प्रयोग कर रहे हैं ऐसे नहीं बोलता, इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यही कार्यालय बात है। गए, हाँ, हमारे बिल्कुल सही। हमारा ऑफिस, नहीं कहते दफ्तर। मेरा पुत्र कार्यालय गया है, नहीं बोलते हैं। मेरा बच्चा ऑफिस गया है, दफ्तर गया, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं जी कुछ लोग कहते हैं कि मैं उर्दू पसंद नहीं करता, उर्दू ना लिखता हूँ ना पढ़ता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि हिंदी और उर्दू में दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल है। हमारे बहुत से शब्द हिंदी के ही उर्दू से मिले हुए हैं। अब मैंने जैसे मुश्किल शब्द बोला, तो मुश्किल ही उर्दू है। मुश्किल ही। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, उसकी जगह मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। तो मैं कैसे कहूं कि मैं उर्दू नहीं बोल सकती या बोलने मैं में नहीं आसान लिखूंगी। पड़ रहा है, जो हमें हाँ, बोलने में सीधा आसान पड़ रहा है। तो हाँ, बहुत तो अच्छी चाहे लैंग्वेज है। उर्दू हो या हिंदी हो। तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जानकर कि आवश्यक ज्ञान जरूरी है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो उर्दू का हो। मेरा अगला प्रश्न आपसे कि क्या जी। छंद विहीन गजल भी कहीं, क्या छंद भी गजल हाँ, क्या छंद कही विहीन जा गजल भी कहीं कही जा सकती है? जैसे कि आजाद गजल, जैसे जी कि आजाद गजल। हमारी माया जी दीदी कह रही हैं कि बहुमुखी जी प्रतिभा के धनी आदरणीय राज भाई को मेरा प्रणाम। मेरे बड़े भाई राकेश जी एवं कनकलता गौर जी को बहुत बहुत बधाइयां और अभिनंदन। बहुत 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 प्रणाम। सुंदर चर्चा पटल पर रखी गई, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है। दीदी सोना नहीं, क्योंकि ये पूरी पूरी परिचर्चा आपको सुननी है। नहीं नहीं, खैर बहुत, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी हाँ, बात। उर्दू उर्दू लिपि का न सही, उर्दू भाषा के शब्दों का ज्ञान शायरी के लिए बहुत आवश्यक है, उरूज बेशक भाई बिल्कुल बेशक, कह सही, रहे बहुत हैं। सही कहा। सही बिल्कुल कहा, सही हाँ कहा बिल्कुल उर्मिल भाई सही, ने। इसमें कोई शक नहीं है, हमको अनिश सीखना चाहिए। अनिश भाई को दिल बहुत फारसी बहुत या ख्याल धन्यवाद। आती है, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। देखिए अब हिंदी में लिख दिल दिया अनीस भाई ने, आप कह रहे थे नहीं। जी, दिल अनिश भाई फारसी है, को ख्याल बहुत अरबी से बहुत है। धन्यवाद। अब लेकिन हाँ, तो हिंदी की दिल दिक्कत है, फारसी यहाँ है। फारसी में उन्होंने फा में नुक्ता नहीं लगाया ख्याल में, क्योंकि अब टाइपिंग में हो नहीं पाता है बहुत दफा, है ना, ख्याल नहीं में लगता नुक्ता है। लगा। बहुत जल्दी में लिख रहे हैं मैं साहब, इसलिए। राज भाई, मैं भी लिख सकती हूँ उर्दू। मैं इसमें अगर लगा लूं कीपैड, तो मैं हिंदी लिखते हुए उर्दू को लिख के भेज सकती हूँ। भाई को बहुत अच्छी सब बात। पता है, लेकिन मैं छुपा यही रहे थे। कहता हूँ लोगों से, जी यही कि अब तो उर्दू टाइपिंग में, टाइपिंग सीखिए ना, लिखना हाँ, मैं छोड़िए, लिख कौन सकती हूँ। लिखता है, टाइपिंग कीजिए। जी। आपका क्या सवाल था, मैं वो मैं जी, हाँ, मैं सवाल को फिर से दोहराती हूँ कि क्या छंद विहीन गजल भी कही जा सकती है, जैसे कि आजाद गजल? मैंने इस पे एक बात कही है लोगों से पहले ही कि काफी कुछ लेख भी लिखा है कि जिस तरह से चीनी कभी नमकीन नहीं हो सकती, जिस तरह से चीनी कभी नमकीन नहीं हो सकती, गजल कभी छंद विहीन नहीं हो सकती है। बिना बहर की गजल बेबहर, बहर क्या से बात है, खारिज होते ही क्या बजल, बात है। बहर से खारिज होते ही बदल गजल खारिज कर हाँ, दी जाती है। तो लोगों की जिद होती है कि नहीं साहब मैं आजाद गजल गाऊंगा, तो मैं नहीं नहीं कहता नहीं, हूं वो कि कभी तुम नहीं मानी जा तुम सकती। एक ऐसी कहते तुम्हें एक ऐसी तुम्हारी ये चाहते हो कि कोई ऐसी नारी हो सकती है कि जो माँ की जिसको कहें जो अविवाहिता है ना, आपकी पत्नी तो अविवाहिता नहीं हो सकती है ना, शी हैज टू बी मैरिड। तो ये चीजें, दीज कंसेप्ट कांट बी मैरिड एक्चुअली, है ना, बांध नहीं सकती। गजल गजल है, आजाद गजल जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो नकल है एक्चुअली। मैं ये नहीं जी कहता हूं, जी। मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं कि बरगद का पेड़ ही पेड़ है, दूसरे पेड़ भी पेड़ है ना, उनमें भी अपनी सुंदरता है। तो जो मुक्तक काव्य है उसकी सुंदरता अलग है। क्यों मुक्तक को गजल बनाना चाह रहे हो, और गजल को क्यों मुक्तक बनाना चाह रहे हो, है नहीं ना। नहीं, अगर आप कभी कहना नहीं हो चाहे सकता। आजाद गजल, तो मैं कह दूं गजलिया मुक्तक, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। मैं ये कहूं कि माया ये जी भी कह रही हैं कि छंद भी नहीं हो हाँ, सकती गजल कभी। ये एक ऐसा वृत्त है जो त्रिकोण है, अगर मैं ऐसा कहूं, ये एक ऐसा वृत्त है जो त्रिकोण है। कैन इट हैपन? कैन वो इट बी? वृत्त और त्रिकोण का भी है। नहीं हो सकता। बिल्कुल तो नहीं हो सही, गजल सकता। बिल्कुल कभी सही। भी नहीं छंद विहीन नहीं हो नहीं हो सकता, कभी सकती है। नहीं हो सकता। और छंद विहीन बनाने का आग्रह क्यों? इसलिए है कि वो गजल वाकई में बहुत सुंदर विधा है, और जो लोग गजल की विधा को नहीं सीख पाते हैं,
तो चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा ऐसा ही कह लें गजल, बट दैट इज नॉट अ गजल। शेर की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे, शेर क्या चीज है? शेर मुकफ्फा है, बिलकसद है। इस पे हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये होना जी जी चाहिए कि काफिया होना ही होना चाहिए, कोई बात नियत से कही जानी ही चाहिए, है ना। उसको उनके और कई मैंने मेरे बहुत सारे नोट्स इस पे आए हुए हैं पहले से। तो हम छंद विहीन गजल की बात करते हैं, वो बेमानी है एक्चुअली, नहीं, कभी वो नहीं। ठीक नहीं जी, है ना। इसका मतलब ये नहीं बहुत कि जो सुंदर, चीज बहुत। वो गलत है जी। माया दीदी कह रही हैं कि बहुत खूब, बहुत सुंदर, खूब गजल कभी छंद विहीन हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही। बिल्कुल सही। दिलशाद जी भाई कह रहे हैं आजाद गजल की कोई विधा नहीं होती, आजाद नज्म तो होती है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कहा। अनीश भाई भी कह रहे हैं कि सुंदर गुफ्तगू। और मैं एक बात कहती हूँ कि सर मुझे एक चीज में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, वो मैं पर्सनल पूछ ले रही हूँ आपसे। जी जी, जरूर जरूर। गजल, गजल और सजल, ये क्या है? गजल तो मुझे समझ आ गई, पर सजल क्या है? नहीं, सजल होगा, सजल नहीं। सजल तो कोई चीज है ही नहीं, उर्दू का हाँ, तो कोई लफ्ज नहीं है, सजल होगा। नहीं, नहीं उर्दू उर्दू का का नहीं। नहीं, सजल, ये हाँ, सजल, सजल। जैसे सजल। अगर आप मुझसे पूछिएगा सजल मतलब जिसमें जल, उसकी आंखें बड़ी सजल हैं। अगर आप ये पूछिएगा। आशु, लेकिन शायद लोग हिंदी की गजल को सजल कहते हैं। हिंदी जी वालों ने हिंदी की है ना, वो भी बना रखा है। गजल की जितनी शब्दावली है ना, मेरे पास पूरा नोट है। अगर आप जी बताएंगे जी कि जी वो, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना। उससे नहीं चलेगा ये। अब अगर आप टीवी का नाम क्या कहते हैं, वो क्या है, लौ, और रेलवे स्टेशन का क्या, लौ पथ गामिनी, क्या क्या कहते हैं ना। तो जी वैसा जी। करने से कौन देगा? व्हाट इज द नीड एक्चुअली? बाल्टी भी तो हमारा शब्द नहीं है। टीवी हम लोग बोल रहे हैं तो हमारा शब्द है क्या? बटन, बटन, इट इज नॉट आवर वर्ड। बटन इज एन इंग्लिश वर्ड। बटन के लिए क्या है हिंदी में शब्द? अब हम कहें नहीं साहब, हम तो बटन के लिए एक नया हिंदी शब्द लाएंगे। लाइए आप, लेकिन चलिए, बटन का आविष्कार ही यहाँ नहीं हुआ ना। नहीं जहां है, बस आविष्कार जी वही वहां बात जी। है। बना। तो हिंदी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी की गजल को हम सजल कहेंगे। अरे भाई, आदमी चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे गजल, भारत का हो, चाहे उसको गजल, पाकिस्तान का हो, गजल तो तो मान आदमी ही नहीं ही है। सकते जी। गजल हम से ऐसा कोई नहीं इसका कोई कहेंगे कि ताल्लुक नहीं है। भारत का आदमी आदमी है और इंग्लैंड का आदमी सादमी है, पाकिस्तान का आदमी है ना लादमी है, ऐसा थोड़ी बदल लेंगे। वी कांट से लाइक दैट। ओके, बहुत सुंदर आपने बताया, ये नहीं चीज मतलब, मैं एकदम आपके लिए क्लियर कह हो रहा हूँ, गई। आप आपने भी किसी, हाँ, आपसे भी किसी ने पूछा होगा, इसलिए आप पूछ रही हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा मुझे, हूँ आपको। ये मैंने पर्सनल पूछा है क्योंकि मुझे सजल नहीं समझ में आती है। गजल तो मैं जानती सजल हूँ है, बचपन से। देखिए सजल है, जी 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 वर्णिका जी। है, वर्णिका, हाँ, सजल, हिंदी गीतिका। वालों ने कुछ ये गजल से मिलती जी, जुलती विधा का ये तीनों, कहते होंगे, ये उनकी कई वकालत विधाएं, ये वकालत करते तीनों होंगे। विधाएं हैं, अलग हैं। जी जी जी। ये सभी विधाएं इन्होंने गजल से मिलती हुई हैं। वर्णिका भी गजल का ही रूप देना चाहा है उसको, सजल को भी जी गजल का रूप देना चाहा है, और गीतिका, इनको गजल का रूप दिया गया है। क्या है कि इनमें इन्होंने बहर से मुक्ति पा ली है। बहर से मुक्ति पा करके केवल मात्राओं को पूरा करते हुए एक अपनी गजल के रूप में उसको बात को कहना शुरू कर दिया है। तो उनकी अपनी विधा है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको गजल नहीं कहा लेकिन जा ये सकता। यही आपने बहुत बड़ा एक यहाँ पे बहुत बड़े मुद्दे को आपने छुआ है कि हिंदी मात्रा गणना और उर्दू मात्रा गणना में क्या फर्क, वही फर्क है एक्चुअली। हाँ, जी उर्दू में जी मात्रा नहीं गिनी जाती है ना। जी, वो उर्दू में हम वजन देखते हैं एक्चुअली। हम वजन यहाँ देखते जैसे हैं। हिंदी में हम कलम को एक 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 बोल देते हैं। जी उर्दू में कलम एक दो है। हिंदी में जी हम को एक एक बोल देते हैं। जी, हम नहीं बोलते हैं। हम तुम, वो लघु होंगे। हम हाँ, तुम, वहाँ ऐसा लघु थोड़ी और बोलते दीर्घ हैं। है। हम तुम ऐसा नहीं बोलते। हम तुम। हम तुम। वहाँ लघु और दीर्घ है। हिंदी में तो लघु और दीर्घ है, हाँ। और कुछ है तो ही नहीं। इसलिए इस मामले में जो उर्दू का जो छंद शास्त्र है, वो जी ज्यादा सही है। जो हम बोलते हैं उसी को वजन में बांधते हैं, जबकि हिंदी की लिपि उर्दू लिपि से ज्यादा अच्छी है कि जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं। लिपि में उर्दू आगे पीछे हो गई है, हिंदी आगे हो गई है, लेकिन जो छंद शास्त्र है उसमें उर्दू आगे है हमसे। उर्दू आ गया। हाँ, हिंदी पीछे बहुत रह गई सुंदर, बहुत क्योंकि हम सुंदर। मात्रा गणना के चक्कर में रह गए। हम गणना करने में, नोट गिनने में रह गए। हम एक एक रुपया का नोट गिन रहे हैं, वहां तो 100-100 रुपया जी का नोट गिन रहे हैं भाई, वो तो लखपति बन गए। हम अभी भी टकपल्ली बने हुए हैं। तो खैर। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर मिला। बिल्कुल जी जी क्लियर हो गया क्वेश्चन, इसमें कोई भी संदेह नहीं रह गया।
क्योंकि मैं थोड़ा नहीं लिखती हूँ, इससे मैं आपसे क्लियर होना चाहती हूँ। मेरा अगला सवाल है कि क्या कोई भी साहित्यकार गजल कहने की कला में निष्णात हो सकता है या यह जन्मजात गुण है? नहीं, देखिए, मैंने इस पे अलग से एक लेख भी लिखा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बहुत बार लोग कहते हैं कि ये जन्मजात गुण है, जन्मजात गुण है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो जीवन है ना, जीवन अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग है ना, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। हम मर के खत्म नहीं हो जाते हैं, और हम कहीं जहां से आए हम शून्य से नहीं आते हैं, है ना। आप जैसे अगर बहुत वृद्ध लोग 70-80 साल के लोग कुछ सीख रहे हैं और वो फिर उनका निधन हो गया, चले गए, तो उनका ज्ञान चला गया क्या? नहीं जाता है ना। तो वो ज्ञान उनके साथ कंटिन्यू करता है। मैंने ये भी कहा कि कोई एक जन्म में तेंदुलकर नहीं बन सकता है, नहीं बनता है। लोगों को ऊपर की दुनिया का कोई इल्म नहीं है, इसलिए उनको कुछ पता नहीं है। ये जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वहां बहुत रिसर्च होता रहता है। आदमी कहता है कि मैंने आविष्कार कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब समय आता है, वक्त आता है, तो ऐसे लोगों यहाँ पैदा होते हैं और उनके माध्यम से चीजें यहाँ पे आविष्कृत होती हैं। इसलिए अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से पूछेंगे, ये जो पेटेंटिंग होती है ना कि मैं इसका पेटेंट मैं हूं, गलत है अध्यात्म की दृष्टि। कई लोगों ने, कई आत्माओं ने, कई रूहों ने मिलकर इन चीजों को, आने वाले समय में तो आदमी पृथ्वी से 6 इंच ऊपर चलेगा। दिस इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आवश्यक है, लेकिन चलने में गुरुत्वाकर्षण हमारी गति को अवरुद्ध भी करता है ना। तो वो सारी चीजें होती रहेंगी। थिंग्स विल कीप चेंजिंग। आपका सवाल क्या था? मैं थोड़ा सा ये हो गया, भूल गया। हाँ, मैं पूछती हूँ, क्या कोई भी साहित्यकार गजल कहने की कला में निष्णात हो? तो ये चीज है कि देखिए, जन्मजात हमारी टेंडेंसीज तो होती है ना। हम कोई भी व्यक्ति पुरानी टेंडेंसी, अगर मैं शराब पीने की आदत के साथ मरूंगा इस जन्म में, तो नेचुरली वो शराब पीने की आदत किसी भी लाइफ में वो व्यक्त होगी, है ना। मुक्ति पाना तो यही है मुक्ति का द्वार तो यही, मतलब हमको अच्छी बुरी आदतों से छुटकारा या उसको अपनाना यही है। तो ये चीज है कि जन्मजात बहुत सारी टेंडेंसीज होती है, लेकिन जन्मजात टेंडेंसीज होने से क्या, आप देखिए, आप आए दिन हम लोग फेसबुक पे यार कहीं देखते रहे ना, एकदम गरीब तबके के लोग हैं लेकिन बड़ा अच्छा गा रहे हैं बैठ के, पति पत्नी गा रही है, बेटी गा रही है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया। तो एक तो है कि टेंडेंसी, निश्चित तौर पे अगर आप शायराना नहीं है, अगर आप फिलोसॉफिकल नहीं है, अब अगर आप सूफी नहीं है, तो वो कहां से लाएंगे मिजाज आप, है ना। वो नहीं लाएंगे। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि एकदम जनजाति है और कोई बन ही नहीं सकता। अगर किसी ने ठान ली है तो बन सकता है, अगर उसमें थोड़ा सा मादा हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है कनक जी? जी बिल्कुल आ रही है। मैं निराश नहीं हो जाना चाहिए यार, ये तो जन्मजात है। ये आपको क्या पता है कि आप में क्या चीज है कि नहीं है? जाइए और कीजिए, सीखिए। थोड़ी कि पहले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कहीं से कि नहीं आप में जन्मजात गुण नहीं है, तो अच्छा आप मत करो। ऐसा तो कोई सर्टिफिकेशन है नहीं, है ना। कहां से पता करेंगे? जाइए और कीजिए, जो चीज बढ़ेगी समझिए कि गुण आपके अंदर है और बाहर से आपने और अर्जित किया। जी, बहुत सुंदर जवाब, और बिल्कुल प्रश्न का उत्तर मिल गया मुझे कि करना पड़ेगा। अगर कुछ चाहिए तो जन्मजात तब नहीं हो सकता, बल्कि उसको करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि वही जिनमें इस तरह की आकांक्षा होती है वही लोग आते हैं। देखिए, गुड़ की ढेली पे मक्खी ही बैठती है ना। अब इस तरह की महफिलों में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो शायरी कर रहे हैं, आप जो ये सब सारी चीजें करती रहती हैं आयोजन, इसलिए कर रही हैं कि इसमें कुछ चीजें जन्मजात है आपके अंदर। यही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही तो प्रमाण है उसका कि आप इसमें लगी हुई है, इसका मतलब वो आपके अंदर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। से बात आगे तो मैंने कहा अगला क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि अच्छी शायरी करने के लिए अच्छा इंसान बनना कितना आवश्यक है? अच्छा, मैं कहता हूँ, मेरा तो ये मानना है, और हम लोग अपनी संस्था में सबसे पहली शर्त ये रखते हैं कि आपको अच्छा इंसान बनना। शायरी के लिए ही नहीं भाई, आपके लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। भले आप शायर मत बनो, डोंट बिकम ए शायर, बट अच्छा इंसान बनो। और जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा शायर क्या बनेगा? वो कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। शायर में बन गया और मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करता फिरूं, लानत है ऐसी मेरी शायरी पे और ऐसे शायर होने पे, है ना।
तो मैं राजनीति में करने लग जाऊं, मैं मोदी जी और उनका परचम लेके खड़ा हो जाऊं, या कांग्रेस का परचम लेके खड़ा हो जाऊं, या उनके विरोध में शेर कहने लग जाऊं, ये मेरा काम नहीं है। शायर का काम है समाज में मोहब्बत को बांटना, मोहब्बत फैलाना, और सच में ऐसा करना है। एक्चुअली वो ऐसा तभी करेगा जब उसके अंदर मोहब्बत हो। अंदर आपके आगे तो कह रहा है, पीछे जाके कह, अरे ये कौम तो खराब है, वो धर्म तो खराब है, वो मजहब तो खराब है। तो अच्छाई थोड़ी है, अच्छाई का अर्थ है कि जो हम सामने हैं वही पीछे भी रहे, जो हम बाहर है वही अंदर है। दैट्स इट, इतना सिंपल है अच्छा होना। और अच्छा इंसान होने का मतलब जो आप हैं वाकई में उसी को आप प्रदर्शित करते हैं, तभी आपको पता लगेगा अरे यार मेरे अंदर ये कमी है। जब आप अपने छुपे हुए रूप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको कमी नहीं पता। तो अच्छा शायर बनने के लिए, अच्छा इंसान बनना कनकलता जी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अच्छा इंसान तो बनना हर चीज के लिए जरूरी है। अच्छा डॉक्टर के लिए भी बनना जरूरी है। डॉक्टर बन गए और मालूम आप करोड़पति बन गए, क्यों? आपने जबरदस्ती जिनको बच्चे होने थे आपने कह दिया कि सीजेरियन होगा। आजकल चल रहा है ना, बच्चा जी नॉर्मल हो, सीजेरियन कह के आपने पैसे बना लिए। तो डॉक्टर बनने के लिए भी अच्छा इंसान बनना है। पॉलिटिशियन बने, आपने क्या किया, अपना चोरी करने लगे, तो अच्छा भर लिया, खजाना भर लिया। तो अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपको अच्छा इंसान बनना जरूरी। हर जगह अच्छा इंसान बनना जरूरी है। कुछ ना बनो तो अच्छा इंसान बन जाओ, शायर मत बन बन जाओ। जाओ। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। हाँ वो क्योंकि तो अध्यात्म भी यही कहता है कि जो आपके अंदर है वही निखरेगा, वही निकलेगा, और जी वही जी आप बांट पाओगे। बहुत सुंदर बात कही है। मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रखती हूँ कि क्या कोई जी जी। शायर मजहबी, धार्मिक, कौमी या सियासी हो सकता है? हाँ, अब बहुत अच्छा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि यार जब हम शायरी में तो नहीं है लेकिन हम ऐसे हैं। तो आज मेरा ये जाती तौर पे कहना, हम बिल्कुल नहीं हो सकते, हमें उसकी जरूरत नहीं है ना। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम किसी एक कौम की बात नहीं उठाएंगे, है ना। अब जैसे अभी फिलिस्तीन और इसराइल में जो हो रहा है, बहुत लोगों ने ये कहा कि है ना, कोई यहूदियों के लिए कर रहा है, कोई। मैंने कहा यार हम जो एक अच्छा इंसान है सबके लिए करेगा ना। जो मर रहा है वो भी, जिसकी चाहे बहुत सारे कारण, इतने लोग मर गए, चाहे वो यहूदी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हमें सबके लिए। और मैंने कहा सिर्फ आदमियों के लिए क्यों, जानवर भी तो मर रहे हैं, उनके लिए कौन आंसू बहाता? उनका तो कोई मजहब नहीं है, उनकी तो कोई नेशनैलिटी नहीं है, बेचारे गाय बकरी गधा सब मर गए वहां पे, न जाने कितने विस्फोट में उड़ गए होंगे। तो ये चीज है, तो ये हम किसी कौम के लिए हम नहीं है, हमारे लिए सारी दुनिया। हमको इसलिए कहते हैं सूफी बनना है, एक्चुअली सूफीज्म और जो वेदांत है बहुत करीब है। इन बहुत सब की जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसका ये अर्थ यही है। हम ये नहीं कह सकते साहब कि मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं या मैं मध्य प्रदेश का हूं तो पहले इन लोगों का भला हो। अरे क्या तुम्हारी दुनिया इतनी छोटी है? हमारी दुनिया तो पूरा ब्रह्मांड है भाई। तुम कैसे तुम मजहबी बनोगे, कैसे कौमी बनोगे? मैं तो इसलिए लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान तो मेरा ही अपना देश, मुझे कोई डर नहीं है कहने में, क्योंकि हमारा ही तो देश था। मिस्र हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, वहां के आम लोगों की क्या गलती है? वो तो सियासी चीजें हैं। क्या हम वहां के आम लोगों के लिए कुछ गलत सोच सकते हैं? ना वहां के लोग सोचेंगे। ये मैं कहता हूँ, ये हमको ऐसा बनना है। ये नहीं कि हम बहुत अच्छे शायर हैं लेकिन भारत हार गया और दूसरी टीम जीत गई तो हम शोक मना रहे हैं, हमने अपना टीवी फोड़ दिया तो हम अच्छे शायर क्या हो रहे हैं? नहीं, दूसरों की जीत में भी खुश होना सीखो भाई। सुमित, लोग कहते बिल्कुल हैं ना सही हर कहा। समय हिंदुस्तान जीतेगा, क्यों भाई? दूसरों को जीतने का मौका दो ना, उसमें भी खुश होना सीखो। ये मेरी सोच तो ऐसी है एक्चुअली। इट इज हाउ थिंग शुड बी एक्चुअली। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। और मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे आगे बढ़ती हूँ। जी क्या जी। शायरी करना सिर्फ शौक का विषय है या अन्य कलाओं की तरह यह भी साधना का विषय है? हमारी अंशु दीदी कह रही हैं, राज साहब आपका वक्तव्य मनोरंजक और धारा प्रवाह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दी। अंशु जी, हाँ अंशु जी तो खैर बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, मौसी कहता हूँ मैं उनको, और वो मौसी है हमारी। तो हम लोग के मन से भी जुड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हैं। और सबसे खुशी की बात मुझे ये लगती है, बड़ी बात, कि वो अकेली रहती हैं और इतना खुश रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं, और रचनाएं लिखती रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। जो आदमी खुश है वही आध्यात्मिक है।
बहुत आध्यात्मिक इस अर्थ में है ना? तो जी ये आपका सवाल एक शब्द बता दीजिए, मैं फिर से भूल गया एक्चुअली। हाँ, क्या शायरी करना शौक का विषय है या अन्य शौक या कलाओं की साधना? तरह साधना? देखिए, शौक तो मैं कहता हूँ कि शौक तो हजारों लोगों को होता है ना। मुझे भी क्रिकेट का शौक है, मुझे खाना बनाने का शौक है, लेकिन शौक है, बस शौक है। लेकिन आप जो लोग बड़े, आप उदाहरण देखिए कि जैसे अब तेंदुलकर है, वो कहेगा क्रिकेट उसको जुनून था, है ना? क्रिकेट का जी जुनून था, जो साधना बन गया, है ना? जो साधना, उसका जुनून साधना बन गया। तो वही चीज है शौक और साधना में फर्क। कोई चीज जिसको हम जुनून की हद तक चाहने लगते हैं, तो वो साधना बन जाती है। उसके लिए फिर हम साधना मतलब किसी चीज को वो साधना, है ना? साल वो सधे हमसे, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। शौक तो है, हमें क्रिकेट देख लेते हैं हम, कभी-कभी जाके हमारे मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे तो हम भी चला लेते हैं। लेकिन अगर हमको उसका वाक़ई में बहुत जुनून तक उसका शौक है तो हम सीखना चाहेंगे, है ना? बल्ले को कैसे पकड़ना है, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच क्या है, गुड लेंथ बॉल क्या है ना? ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे जाके। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स क्या है, आई विल स्टार्ट लर्निंग। ये साधना का हिस्सा बन जाता है जब हम, है ना? तो ये साधना का हमको जब छक्का लगाना तो मेरा सर नीचे रहना चाहिए, नहीं तो कैच बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सो मेनी थिंग्स एक्चुअली। शौक के स्तर तक तो हर चीज चलेगी, है ना? मुझे खाना बनाने का शौक हूँ, कभी कभी पत्नी घर में बनाती है तो मैं भी जाके कढ़ाई में चला लेता हूँ, करछी चला लेता हूँ, शौक है ना? तो वो तो शौक हुआ। बट अगर मुझ में दीवानगी है तो मुझे सांबर बड़ा भी बनाना आना चाहिए, डोसा भी बनाना आना चाहिए, है ना? वो साधना का हिस्सा। मैंने तो खुद, मैं खाने का बहुत शौकीन, और मैंने सीखा ये सब बनाना। मैं बेचा भी खाना, जाके गया सड़कों पे भी बेचा, होटल में बेचा। तो साधना की मैंने, मुझे मेदू वड़ा बनाना नहीं आता, जिसको कहते हैं ना सांबर बड़ा। जी तो जी बड़ा कैसे सीखा, साधना की, शौक से आगे बढ़ गया, जुनून बन गया तो सीख लिया। मैं बड़ा अच्छा बना लेता हूँ, सब कुछ बना लेता हूँ, डोसा भी बनाना आता है मुझे। वाई? बिकॉज शौक जुनून बन गया। तो शौक रखना हाँ कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर जो एस्पायरिंग पोएट्स हैं, जो नवांकुर लोग हैं, जो शायर बनना चाहते हैं, शौक के स्तर से आगे बढ़ना पड़ेगा। उनके अंदर दीवानगी होनी पड़ेगी, जुनून की हद तक। आपको गजल रूपी लैला का मजनू बनना पड़ेगा तभी आप गजल सीखेंगे। Be a Majnu of your ghazal. Then only you will become a good poet, good शायर। भले ही आप महफिल में ना जाते हो, जरूरी नहीं है किताब छपवाने का जुनून जरूरी नहीं है। कौन कितना बड़ा शायर है, अक्सर ये होता अगले दौर के लोग ही उसकी समीक्षा करते हैं। तो आप मत घबराइए कि आपको नहीं प्रशंसा मिल रही है, नहीं। गालिब को कब उनके दौर में किसने, कहाँ शोहरत थी उतनी? हाँ, सब इब्राहिम जौक किया करते थे। आज इब्राहिम जौक को कौन याद करता है? आज मरने के इतने 100 साल के बाद भी गालिब हम सबों के दिल में बसे हुए हैं। तो ये चीज होती है, चीज वक्त ही आपको सही शोहरत देगा, तो उसका इंतजार कीजिए, शौक पालिए, जुनून। अब भले ही लैला मजनू मर गए बेचारे, मिले नहीं, ऊपर तो जाके मिले होंगे ना अंशु नहीं दीदी तो कह रही हैं शौक धीरे धीरे साधना बन जाता है। हाँ, और हाँ, साधना का शौक प्रथम ये सोपान है, सही है। राधा हाँ बिष्ट जी ने बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल अच्छा। जी, और अंशु दीदी का शौक ही धीरे धीरे साधना बन गया, यानी कि वो कितना कितना कठिन परिश्रम करती हैं दूसरों की रचनाओं को करेक्शन करने, सीखने, सिखाने के लिए, आज भी इस बिल्कुल। उम्र में। मैं उनको बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो दीर्घायु हो और इसी तरह हम सबको सहयोग करती रहें। दिलशाद जी, जी, भाई अहमद लिख रहे हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्यकार या कवि का शायर समाज का गद्य या पद्य में चित्रण करता है। बिल्कुल सही, तो सही मैं बात फरमाया, अच्छा हाँ लग रहा हाँ है। मैं एक प्रश्न और आपके सामने रख रही हूँ, आज तो प्रश्नों का अंबार रख दिया मैंने आपके सामने, नहीं, कोई कि बात नहीं। यदि यदि शायरी साधना है तो इस साधना को कैसे किया जाए? हाँ, जबकि आधा प्रश्न। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये बहुत सिंपल सा भी है इसका जवाब, कि किसी चीज जी को, जैसे मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं क्या करता हूँ, प्लान करता हूँ ना। सपोज कीजिए मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है या भोपाल से लखनऊ आना है, और मुझे रोड से जाना है ना, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो नेचुरली पहले मैं मैप उसका ढूंढूंगा, डिस्टेंस पता करूंगा, है ना? पता करूंगा लोगों से कि कहाँ कौन वाली सड़क अच्छा है ना? ललितपुर होके जाएं कि ग्वालियर होके जाएं, किधर से जाएं, है ना? वो सब हम पता करेंगे।
है ना, कितना घंटा लगता है ना, और कार से जाना ठीक है कि हम ट्रेन में चले जाएँ, ये सारी। तो ये है कि हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है? व्हाट इज़ माय मकसद? व्हाट इज़ माय पर्पस? व्हाट इज़ माय गोल एक्चुअली? तो साधना करने के लिए आपको साधना का गोल पहले पता होना चाहिए कि हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम इस हद तक जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे होगा, है ना? आज तो इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको इंटरनेट से मिल जाएँगी, है ना? बहुत सारी किताबें मिल जाएँगी, आप डाउनलोड, लेकिन जानकारी से आपको आगे बढ़ना है ना, क्योंकि जानकारी एक लेवल तक आपका साथ देगी। मैं हमेशा कहता हूँ, अंग्रेज़ी का एक कहावत है ना कि मैप इज़ नॉट टेरिटरी, मैप इज़ नॉट टेरिटरी, जो यस, मैप है, वो क्षेत्र नहीं है, वो टेलीपैथी। इलाका नहीं है ना? वो लेकिन इम्पोर्टेंट है, बट इट्स नॉट द टेरिटरी। आपको तो चलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, है ना? खाने खाने का नाम लेने से हमारी भूख नहीं मिट जाएगी, और नींद का नाम लेने से हमारी नींद नहीं पूरी हो जाएगी, और मेरी नींद कोई दूसरा आदमी नहीं सो सकता, मुझे ही सोना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू डू दिस साधना, बशर्ते कि आपको पता हो कि साधना का मार्ग क्या है ना? तो आपको कोई ऐसा साथी भी ढूँढना पड़ेगा, ऐसे महफ़िलों में जाना पड़ेगा, है ना? जहाँ लोग आते-जाते हैं, और अध्ययन करना पड़ेगा। अब बड़े-बड़े शायरों को पढ़िए, उर्दू के अल्फ़ाज़ जो हैं, हिंदी के शब्दों का सही प्रयोग देखिए, है ना? और बहर को सीखिए, रुक्न क्या है ये सीखिए, शेर क्या है, अशार क्या है, ग़ज़ल की संरचना क्या है ना? ग़ज़ल में कितने शेर हो सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। शेर में क्या-क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं, शेर में अलग-अलग रुक्न के मकाम क्या-क्या हैं, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, वज़न क्या है, बहर क्या है ना? रब्त क्या है, रब्त क्या है, 2 मिसरों के बीच रब्त क्या है, मफ़हूम क्या है? ये तमाम चीज़ें हैं, आपको मैप करना होगा, और आपको उसकी मशक करनी होगी, अभ्यास करना होगा। तब हम उस चीज़ को सीख सकेंगे, है ना? आपको गोल बना, तरही मुशायरे हैं, तो ये है, गेट इन टच विद पीपल हू, जो लोग जानते हैं, तो आपको है ना, दिखा सकेंगे, उनके टच बताएँगे। में। आज जी, जी। अध्यात्म बनने का शौक है, तो मैं ऐसे लोगों के पास जाऊँगा, ऐसे जो जिनको उसका इल्म है। ये चीज़ है, इसमें इतनी चीज़ें वो सब करनी पड़ेगी आपको। अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सुंदर। अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और और ये हिंदी में देखिए, कह हमको मुशायरे में पढ़ना है इसके लिए सिर्फ़, तब आप मुशायरे के शायर बनते रह जाएँगे। आपका लक्ष्य बिल्कुल। और आगे होना चाहिए। मुशायरे हमारे से यहाँ पैसा संत, पूरा नहीं सकती है। जी, संत हमारे यहाँ कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। क्या बात है, तो क्या बात है! रसरी हाँ, आवाज़ हाँ। सिर पे पड़त निशान, क्या बात है! सर पे पग निशान। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और वो आपने इसको भी यहाँ साबित कर दिया है कि जी, एक जी, जी। अभ्यास ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है आप। मैं कुछ हाँ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग एक्चुअली। नहीं, नहीं, बहुत सही चीज़ें हैं। बहुत हाँ, अच्छा लगा। अगली एक एक प्रश्न मेरा और है, तो मैं कह रही हूँ कि लोग कहते हैं ना कि गाकर लिखो, यानी गज़ल कहने के लिए संगीत का ज्ञान आवश्यक है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। संगीत का ज्ञान आवश्यक कहने का अर्थ है कि ये अगर आप में अगर संगीत नहीं है, तो गज़ल कैसे कहेंगे आप? है ना? संगीत से बहुत आसानी होती है ना, किसी भी गाने को आप ले लीजिएगा ना, तो मैं जो लोगों को कहता हूँ कि आपको कोई भी बहर अगर सीखनी है, तो बहर से मिलते-जुलते हुए फ़िल्मी गानों की धुनों को लेकर शुरू कीजिए। जैसे अभी हमने आपको बताया था, है ना वो? तो उससे क्या होता है कि जी। जिस तरह से कि कोई लता होती है, तो उसको हम शुरू में लकड़ी लगाते हैं ना? लकड़ी लगा के खड़ी करते हैं। बाद में जब वो लता मज़बूत हो सब जाती है, और जब उसमें विस्तार की गति आ जाती है, तो उन लकड़ियों की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। तो जो ये धुन है, मतलब संगीत की जो धुन है, वो शुरू में वो बहुत सपोर्ट करती है ना? तो संगीत का ज्ञान होना, मतलब संगीत के ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि राग किसको कहते हैं, है ना? आलाप किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है ना? सुर किसको कहते हैं, ये सब नहीं। संगीत मतलब है ना, जैसे हम गा सकते हैं कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है ना, है ना? मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन,
मुफाइलुन मुफाइलुन। अभी देखिए मुफाइलिन में एक रुकन है और इस बहर में मुफाइलुन की 4 तकरार है। तो क्या हो गया, अब इस संगीत का ज्ञान जो मेरे अंदर है, अब इसमें हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं ना। अरे भाई यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैं कुछ नहीं बोल रहा, अपने आप शब्द निकल रहे हैं मेरे अंदर से, कोई शेर नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, अरे भाई यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ बन गया, इसका एक शेर बन गया। इसीलिए संगीत का ज्ञान। अब इसी में आप गालिब का भी पढ़ दीजिए, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नाउ यू सी द रिलेशन। म्यूजिक इज वेरी, मतलब कहते हैं ना, रसायन शास्त्र में कहते हैं कि उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, जी कैटलाइजर होता है। Music is that catalyzer actually. It will catalyze the inner thing in you actually, and it will help you become a better poet. तो ये संगीत का ज्ञान होना तो सोने पे सुहागा। ज्ञान होना, अगर मतलब ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं कि सुर किसको कहते हैं, अलाप किसको कहते हैं, वो नहीं। गाना, बैटिंग का ज्ञान मतलब बैटिंग रन बनाना आपको आता है कि नहीं, ये नहीं कि बैट कैसे पकड़ते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। कैन यू स्कोर देयर? हाँ, आई कैन मेक सेंचुरी आल्सो, मैं छक्का भी लगा सकता हूँ। देन आई एम अ क्रिकेटर एक्चुअली, आई एम अ बैट्समैन। वो चीज है। बहुत सुंदर। और एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि जब जी गजल की ही दुनिया हमारे पटल पर है, तो जी हमारी दीदी भी उपस्थित है और कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े हैं अभी भी। तो एक गजल मैं आपसे सुनना चाहूंगी और इसके बाद समापन करूंगी। मुझे तो गजल वैसे सुनाने की आदत नहीं है, आपने आदेश किया तो मैं इतना बहुत अच्छा स्वर है आपका, और आप तरन्नुम में नहीं गजल पढ़ता हूँ। कहें, नहीं नहीं, आप गजल कहें, मैं कहनी वाली गजल सुनना पसंद करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक मिनट, ये एक मिनट, स्वागत है। मैं, हाँ, फेसबुक फेसबुक फेसबुक, कोई गजल, हाँ, दीदी कह रही है, ये अंशु दीदी गजल कह रही जैसे है गा कर सुन, अंशु दीदी कह रही हैं गा कर सुनाना। गा तो इतनी देर मैंने से मैं रह उनके ही शब्द रहा। अच्छा, एक 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 गजल, एक 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 मतला यूं भी कहा था कि किसने किसने यूं सोचा था रिश्तों की कमाई देगा, किसने यूं सोचा था रिश्तों की कमाई देगा, किसने यूं सोचा था रिश्तों की कमाई देगा, घाव सीने पे किसी भाई को भाई देगा। क्या बात है, किसने क्या यूं बात सोचा था रिश्तों की कमाई देगा, घाव सीने पे किसी भाई को भाई देगा, है ना। इसी का एक शेर था कि सब परेशान है जमाने में किसी से पूछो, सब परेशान है जमाने में किसी से पूछो, हर कोई अपनी ही सांसद की दुआई देगा। सांसद मतलब क्या मुश्किल, बात। हर जी कोई जी अपनी ही सांसद की दुहाई देगा। और देखिए मजदूर लोग क्या करते हैं शाम होते हुए, मैं कह रहा हूं, रोज मजदूर की मेहनत का नतीजा है यही, रोज मजदूर की मेहनत का नतीजा है यही, शाम को ठेके पे दिन भर की कमाई देगा। क्या बात है। शाम को ठेके पे दीदी लिख रही दिन, हैं, हाँ। दीदी कह रही हैं, अंशु दीदी कह रही हैं आज तो गाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, एक शेर ये भी है, स्वागत मैं है। कहता हूँ, मैं जरूर कोशिश करूंगा, और ये कहता हूँ, सुनना चाहो जो अगर अपनी खुदी में उतरो, अपने अंदर उतरो, जी बिल्कुल बिल्कुल। तुमको आहंग खुदा का भी सुनाई देगा। आहंग मतलब यस, आवाज, आवाज। तुमको आहंग खुदा का भी सुनाई देगा। और एक शेर ये भी उसमें कहा कि इल्म के ऊंचे पहाड़ों से नहीं दिखता कुछ, ज्ञान के एकदम पर्वत पे चले जाते हो वहां कुछ नहीं दिखेगा। कहता हूं, इल्म के ऊंचे पहाड़ों से नहीं दिखता कुछ, दिल में उतरोगे तो हर जर्रा दिखाई देगा। दिखाई देगा, क्या बात है। दिल में उतरोगे तो हर, अब देखिए अभी जर्रा एक दिखाई दे। कहा है, बहुत शुक्रिया, कि राज पढ़ लिख के अलग बच्चे, ला राज पढ़ लिख के अलग बस गए बच्चे सारे। राज
पढ़ लिख के अलग बस गए बच्चे सारे, बूढ़े माँ बाप को अब कौन दवाई देगा? बूढ़े माँ बाप को क्या बात है, कौन दवाई देगा? अच्छा, इसका मतलब इसका एक दूसरा मतलब ये है, मैंने इस पे काफी बड़ा अच्छा आपको पसंद आएगा कि इसमें हैरत नहीं, जो सच है दिखाई देगा। इसमें हैरत नहीं, जो सच है दिखाई देगा। दूध डब्बे का है तो कितनी मलाई देगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह। दूध डब्बे का है कितनी मलाई देगा। एक मजाहिया शेर भी इसमें कहा था मैंने कि खुद से हर मर्द यही अंत में कह लेता है। मजाहिया मजाक का शेर आज। खुद से हर मर्द यही अंत में कह लेता है, किसने सोचा था खुदा ऐसी लुगाई देगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। दूसरा एक ये शेर ये सुनिए, अच्छा है, इसको भी सुन लीजिए, चूंकि आपने कहा मैं इसके बाद कोई गजल नहीं सुनाऊंगा। कहता हूं कि मुझको मालूम है कुछ और नशा है इसमें। देखिए आजकल नशा छुड़ाने के लिए भी दवाएं दी जाती है, मैं उस पर लिख रहा हूँ कि क्या कुछ रैकेट। मुझको मालूम है कुछ और नशा है उसमें, दारू छुड़वाने मेरी वो जो दवाई देगा, जो क्या बात है, उसमें भी नशा मिला देगा वो। और एक शेर देखिए, मैंने रायपुर और दुर्ग पे कहा है, रायपुर की अब खैर है कि नहीं, चली गई होंगी, कि रायपुर हार चुका है तू वफा में अब के, तुम तो रायपुर हार चुके हो वफा में। रायपुर हार चुका है तू वफा में अब के, दुर्ग देगा या मुझे शहरे भिलाई देगा। क्या देगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह। क्योंकि तीनों शहर आसपास है ना। हाँ, और देखिए एक माँ पे शेर कहा मैंने कि आरजू होती है हर माँ, आरजू होती है हर माँ की मेरा बेटा कब, आरजू होती है हर माँ की मेरा बेटा कब, हाथ में ला के मुझे अपनी कमाई देगा, कमाई देगा। क्या बात है। हाँ। अच्छा, एक इसका भी एक मैंने एक मक्ता और लिखा था जो इस शेर के साथ मैं खत्म करता हूँ, और मैं कहता हूँ राज हम उसके ही हो लेंगे खुनक रातों में। खुनक मतलब ठंडी रातों में, जाड़ा का दिन है, ठंड पड़ रही है, मैं कहता हूँ राज हम उसके ही हो लेंगे खुनक रातों में, ओढ़ने के लिए जो गर्म रजाई देगा। क्या बात है। हम उसी के हो लेंगे, अभी तो मुझे ओढ़ने के लिए रजाई चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेरी जरूरत ही है कि राज हम उसके ही हो लेंगे खुनक रातों में, उड़ने के लिए जो गर्म गर्म रजाई देगा। तो खैर आपने कहा था तो ये गजल मैंने आपके इस पे कहा, और मुझे भी मजा आ गया आप लोगों के बीच पढ़ते हुए। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। हमारी दीदी इंतजार आपकी कर रही है कि कोई आप एक गजल गा के उनको सुना दे, क्योंकि वो तो अच्छा बैठे हुए हैं। तो मैं 2 लाइनें सुना सकता हूँ, और वो परसू साहिर लुधियानवी साहब का था। मैं कोई गायक तो नहीं हूँ, हाँ। उनका परसों नहीं कल था, रोना आया, हाँ ये था ना, वो है ना कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो। तो ये मौसी के लिए गाना था, अंशु मौसी के लिए। साहिर लुधियानवी साहब का परसों था वो यौम वफात, है ना, वो 25 अक्टूबर को 1980 में उनका निधन हो गया था, है ना। तो मैंने उनको खराज अकीदत भी दिया, इससे खराज अकीदत, तो अच्छा लगा जी। तो मेरा ख्याल आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, मुनक़िद बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी निज़ामत की, और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की सोहबत सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं दिल से, है ना। आयुष्मान भव कह रही हैं। आयुष्मान तो एक सरकार की स्कीम भी है ना, मैं इसका स्कीम न समझता, आजकल तो आयुष्मान स्कीम। हाँ, आयुष्मान स्कीम चल रही है,
आपको स्कीम नहीं बना रहे हैं, आपको दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दे वो रही हैं। हाँ, 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 बहुत जी, अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी के लोग नहीं जी, जुड़ पाए, कोई बात नहीं, कोई कारण होगा और मैं आपको बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच की आज की इस आयोजन से काफ़ी लोग जुड़े, बहुत सराहा लोगों ने आपको और जी, जितने भी जी, लोग जुड़े हुए हैं, जी, 9:30 जी, थोड़ा किन्हीं कारणों से थोड़ी-सी दिक्कत आई थी, लेकिन जब से जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं इन सभी को बार-बार धन्यवाद देती हूँ, बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और मैं जी, राज साहब से आप लोगों के सामने ही एक वादा ले लेती हूँ कि महीने में 1 दिन का एक प्रोग्राम हमारे पटल पे आप स्वीकार करें, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा, क्योंकि मैं नहीं, नहीं, गज़ल मैं बहुत गज़ल आपने आप लिखती इतनी नहीं हूँ। मेहनत करती हैं, कनकलता जी इतनी मेहनत करती हैं, मैंने देखा कल भी पोस्टर बनाना था, 1 बजे रात तक बेचारी बैठी रहीं, करती रहीं और उस उफ़ उफ़ तक नहीं किया उन्होंने। कितना वक़्त देती हैं, हर रोज़ कहती हैं वो लाइव आती हैं। शी हैज़ बीन डिवोटिंग टाइम लाइक एनीथिंग एक्चुअली एंड लाइक एनीथिंग है ना, अच्छा, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है, आप जो करती हैं। और आज भी शुरुआत में कितनी मुश्किल आई, इको आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन बहुत शांत भाव से सब कुछ हम लोगों ने इसको हल कर लिया। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ यू, है ना? तो इसमें आपकी वजह बहुत बड़ी है। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, है ना? अल्लाह ताला से ये मेरी दुआ है कि आप इसमें खूब आगे बढ़ें, आपको बहुत तरक्की मिले, ये मेरी ख़्वाहिश है। जी। रज़ादा खातून राज लिख रही हैं, बहुत जी, जी। अच्छी आवाज़ और गज़ल आपकी, तो आपको सभी बहुत सराह रहे हैं दिल और से मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, दिल धन्यवाद। से शुक्रिया हूँ आपका मैं बिल्कुल और मुझे आपसे हम इसी तरह गुरुवार का ही दिन लेंगे अगले महीने में और फिर आप सब लोगों के सामने राज भाई से कुछ प्रश्न हम भी पूछेंगे, कुछ आप भी पूछिएगा, जिससे जी, हम जी। सबको गज़ल में और जितनी भी दिक्कतें आती हैं लिखने में, उसको पढ़ने में, कहने में, वो सारी सारी चीज़ों का समाधान आज जो भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत अच्छा लगा और जी, समझ जी। भी आई। और ज़रा इस अकल हम में लोग गज़ल गुरु कोर्स भी चला रहे हैं एक्चुअली अगर कोई बहुत ज़्यादा जी, ये इंटरेस्टेड है, वो भी आप कर सकते हैं। हम लोग दिन-रात जी, मेहनत कर रहे हैं वहाँ और उसको बहुत आगे जी, हम जी, चाहते हैं कि आने वाले समय में मिर्ज़ा गालिब गज़ल जो इंस्टीट्यूट ऑफ गज़ल लर्निंग के नाम से कैंपस भी बने। हम लोग का वो सपना है, वो ख्वाब है। वहाँ सभी ज़बानें पढ़ाई जाएँ, हिंदी, उर्दू, वाह! संस्कृत, अरबिक, पर्शियन ऐसा है, छोटा-सा ही लेकिन वो शुरुआत हो कहीं पे और तो ये बल्कि हम एक कोर्स का कैप्सूल बनाना चाहते हैं, जहाँ-जहाँ उर्दू की तालीम दी जाती है, हिंदी की तालीम दी जाती है, वहाँ छंद और बहरों पे मशक नहीं कराई जाती है ना। हम वो कैप्सूल वहाँ पे चाहते हैं कि आगे की बात है कि वहाँ पे हो ना, क्यों जी, इधर-उधर भटकेंगे लोग? आजकल बिना बहर के क्यों कहेंगे अगर उनको तालीम मिलेगी? वो तालीम नहीं मिलती जी, है जी, ना। इंजीनियरिंग पढ़ा दी लेकिन कार की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी? कैसे होगी? फैक्ट्री में जाके ये नहीं सीखते हैं। लेकिन यहाँ तो हो सकता है ना, आपने बहरे पढ़ा दी, बिहारी को ने पढ़ा दिया, सूरदास को ने पढ़ा दिया, मीर गालिब पढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने शायरी कैसे की और गज़ल कैसे कही जाती है, अगर उसकी भी मशक कराएँगे तो हो सकता है ना, जी, कॉलेज में ही हो बिल्कुल। सकता है। They will get an added skill, added हुनर actually. And who is preventing them actually? So government should have a policy like that, but people should have this agenda in their policy, which they should put forth. तो दैट इज माय आइडिया एक्चुअली एंड दैट इज माय ड्रीम आल्सो लेट अस सी क्या होता है ये तो सब करने वाला ऊपर वाला ही है हम लोग के हाथ में तो कुछ नहीं है हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं ऐश करते हैं तो बस आज आज की इस महफ़िल के लिए, आज की इस शाम के जी जी लिए और आज की इस इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए हम उस जी ऊपर जी वाले का धन्यवाद करते हैं कि इतनी सारी मुश्किलात को उन्होंने दूर किया और हमें इस प्रोग्राम को बड़े सुचारू ढंग से चलाने का मौका दिया। तो उस ऊपर जी जी वाले का शुक्रगुज़ार हैं, उनको धन्यवाद कहती हूँ और आपको जी बहुत-बहुत बधाई और आपका बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं तो भी जी जी आपका ये गज़ल गुरु जो आयोजन चल रहा है, उनमें जो लोग जुड़ना चाहेंगे, बता सकते हैं, मैं जोड़ सकती हूँ, मैं कॉन्टैक्ट नंबर कर सकती हूँ और इस संस्था पटल पर भी इस चीज़ का ज्ञान दिया जाएगा, हाँ मिर्जा जिनको गालिब में भी और पूछना यहाँ है, पे भी दिया जाएगा आपकी आदित्य साधना यहाँ के पर साथ भी दें। जी, जी। तो मैं इसके लिए फिर से सभी पटल पे जुड़ने वाले दर्शक
और श्रोतागण को एक बार फिर से धन्यवाद अर्पित करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की ये सभा और ये मीटिंग हमारी खत्म होती है। अगले में पहले से उसका विदिन 1 वीक पहले हम इसकी नोटिफिकेशन लगा देंगे और सभी को बता देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और भी। तो बहुत आज के अच्छा है। लिए शब बखैर, शुभ रात्रि, शब बखैर, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम, सायोनारा, सत श्री अकाल जी, है ना। सब कुछ कहते हुए फिर मिलेंगे आप लोगों से, है ना। ठीक है, मैं धन्यवाद। आप जी आप लाइव को